चैप्टर 281 द डिफाइंड ओथ। रात के गहरे सन्नाटे में सनी आखिरकार उस रूइंड लाइब्रेरी के फ्लोर को साफ करने के मुश्किल काम से फ्री हो गया था। थकाहारा सर्कुलर हॉल के बीच में खड़ा होकर उसने खुद को एक बड़े से म्यूरल के बीच में पाया। वो मोज़ेक इतने वक्त के बाद भी लगभग नई हालत में था। ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल सही सलामत था, बस कुछ छोटे हिस्से खराब हुए थे, शायद कोरोजन की वजह से या फिर उस क्रिएचर की वजह से जो क्रिम्सन स्पायर में रहता था। अब तक सनी को यकीन हो चुका था कि वो फॉरगॉटन शोर का टेरर ही था, जिसने 7 हीरोज के चेहरों को वहां से मिटा दिया था। उसे नहीं पता था कि ये कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वही गुस्सैल ताकत जिसने पुरानी मूर्तियों के सर काटे थे, उसी ने इस म्यूरल को भी नुकसान पहुंचाया है। ऐसा लग रहा था जैसे वो टेरर स्टारलाइट लीजन के फाउंडर्स का नामो निशान इतिहास से मिटा देना चाहता था। उनके नाम भुला दिए गए, जिन्होंने उनकी कहानियां सुनी थी वो धूल बन गए, और यहां तक कि जिन पत्थरों पर उनकी तस्वीरें थी उन्हें भी तोड़ दिया गया। सोचिए, उस इविल क्रिएचर के अंदर कितनी नफरत होगी उनके लिए कि वो उनकी लेगेसी मिटाने के लिए इस हद तक चला गया। एक गहरी सांस लेते हुए सनी थोड़ा घूमा और म्यूरल के किनारे की तरफ चला। वो इस कहानी की शुरुआत ढूंढ रहा था। म्यूरल पर कोई एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि तस्वीरों की एक लंबी सीरीज थी जो किनारे से शुरू होकर बीच की तरफ घूमती हुई जा रही थी। एक लंबे स्क्रॉल की तरह उन पर अंधेरे में डूबी हुई उस जमीन का इतिहास दिखाया गया था, जो एक नई सुबह के आने पर टत्म होता था। सनी पहले से जानता था कि फॉरगॉटन शोर पर वो काला अंधेरा कैसे आया और कैसे यहां के पुराने लोगों ने उससे लड़ने की कोशिश की। लेकिन अब वो आखिरी राज जानने वाला था, उनकी हार की असली वजह। पहली तस्वीर ढूंढकर उसने उसे ध्यान से देखा और थोड़ी देर वहीं रुका रहा। फिर वो आगे बढ़ा और इतिहास को अपने पैरों के नीचे खुलते हुए देखा, जैसे जैसे कर्स ने दुनिया को हमेशा के लिए अंधेरे में ढक दिया और डरावने क्रिएचर्स इंसानी बस्तियों पर हमला करने लगे। एक के बाद एक उनसे लड़ने के लिए महान चैंपियन सामने आने लगे, लेकिन वो चैंपियंस चाहे कितने भी ताकतवर और बहादुर क्यों न हो, उनमें से कोई भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया, खासकर तब जब उनके अपने साथी ही मॉन्स्टर्स बनने लगे। अंधेरे में छुपे दुश्मनों का सामना करना नामुमकिन था जब आपकी पीठ बचाने वाला कोई ना हो, या उससे भी बुरा अगर वो इंसान जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको मारने के लिए तैयार हो। लेकिन फिर भी इंसानियत टिकी रही। महीने बीते, फिर साल, और आखिरकार इस खौफनाक दुनिया में एक नई जनरेशन पैदा हुई। सब कुछ निगल लेने वाले अंधेरे में पैदा हुए 7 बहादुर हीरोज ने कसम खाई कि वो इस श्रापित जमीन पर रोशनी वापस लाएंगे। सनी ने धीरे से कहा, वो लोग जिन्होंने बाद में स्टारलाइट लीजन बनाई, वो सचमुच अंधेरे में ही पैदा हुए थे। उन्होंने कभी उस रोशनी को देखा ही नहीं था जिसे वापस लाने की उन्होंने कसम खाई थी। वो रोशनी के बारे में सिर्फ उतना ही जानते थे जो उनके बुजुर्गों ने उन्हें कहानियों में सुनाया था। उस वक्त की कहानियां जब लोग नाइटमेयर्स नहीं बनते थे और अंधेरी रातों में भी खूबसूरत तारे चमकते थे। ये नई जनरेशन सिर्फ अंधेरे और डर के बीच बड़ी हुई थी, और इसी माहौल ने उन्हें उनके मां बाप से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया था। मुश्किल वक्त ने 7 लोग पैदा किए, और उनका वक्त इतना बेदर्द था कि कोई सोच भी नहीं सकता, और इसलिए वहां के लोग इस अंधेरी रियलिटी के हिसाब से ढल गए। आखिरकार उनमें से 7 लोग सबसे ऊपर उठे और आने वाली तबाही के खिलाफ लड़ाई में अपनी अपनी फिक्शन को लीड किया। सनी रुका और उस तस्वीर को देखा जिसमें वो 7 दिख रहे थे, भले ही उनके चेहरे मिटा दिए गए थे। वहां एक नाइट था, सफेद मेटल के आर्मर में, अपने हाथों में एक मजबूत तलवार थामे हुए। एक ग्रेसफुल प्रीस्टेस थी जो हल्की रोब पहने थी, और उसके हाथों से एक सॉफ्ट रोशनी निकल रही थी।
एक ताकतवर हंटर था पुराने कवच में, जो एक खूबसूरत ब्रॉन्ज स्पीयर पर झुका हुआ था। एक माहिर बिल्डर था, जिसके 7 हाथों में एक मेसन का हथौड़ा था। एक शाही लॉर्ड था, जिसके सर पर एक साधारण सा ताज था, जिसमें सिर्फ एक ही हीरा लगा हुआ था। एक चालाक स्लेयर थी, जिसने अपनी पीठ पीछे एक घोस्टली खंजर छुपा रखा था। और एक स्ट्रेंजर था, धुंधली जमीन से आया हुआ, जिसने पत्थर जैसा आर्मर पहना था और कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। उसके पैरों के पास एक भारी राउंड शील्ड रखी थी। सनी उन 7 हीरोज को देखकर सोचने लगा। नाइट, हंटर, लॉर्ड, स्ट्रेंजर, स्लेयर, बिल्डर और प्रीस्टेस, मिडनाइट शार्ड, जेनेट शार्ड, डॉन शार्ड, डस्क शार्ड, मूनलाइट शार्ड और बाकी 2, सनलाइट शार्ड और स्टारलाइट शार्ड। आखिरी 2 शार्ड मेमोरीज का क्या हुआ, ये उसे नहीं पता था। नेफिस को जरूर कुछ पता होगा, वरना वो क्राउन ऑफ डॉन ढूंढने के लिए होलो माउंटेन्स के खतरनाक सफर पर क्यों जाती। सोचते हुए सनी ने उन हीरोज की तस्वीर से नजर हटाई और आगे बढ़ा। इतिहास में एक वक्त ऐसा आया जब वो हीरोज एक साथ आए, स्टारलाइट लीजन बनाई और बची कुची इंसानियत को अपने झंडे के नीचे इकट्ठा किया। ये वही वक्त था जब उन्होंने वो जिद्दी कसम खाई थी। वो पक्का पागल रहे होंगे। क्या नामुमकिन को हासिल करने की कोशिश करना पागलपन नहीं होता? सनी के माथे पर शिकन आ गई, क्योंकि वो जानता था कि इस केस में उन 7 हीरोज ने अपना वो पागलपन वाला सपना पूरा कर दिखाया था। ये बात उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वो भी किसी ऐसे को जानता था जिसे नामुमकिन गोल सेट करना पसंद था। और गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि वो उन्हें मुमकिन करके दिखा भी देती थी। लेकिन इस सबका अंजाम क्या हुआ? हां, हीरोज ने अपना सपना पूरा किया, लेकिन फॉरगॉटन शोर फिर भी एक वीरान नरक बन गया। उनकी रोशनी का क्या हुआ? म्यूरल की अगली तस्वीरों को देखकर सनी को लगा कि अब उसे जवाब मिलने वाला है। चैप्टर 282, द प्राइस ऑफ लाइट। जैसे जैसे सनी गोल घूमते हुए म्यूरल के बीच के हिस्से के करीब पहुंचा, उसने स्टारलाइट लीजियन के अलग अलग कारनामों को देखा। 7 हीरोज के लीड किए हुए वो वॉरियर्स सचमुच एक डरावनी ताकत थे। अपनी अंधेरी दुनिया की बुराई और अपने लीडर्स की कभी न टूटने वाली इच्छा शक्ति से बने हुए उन्होंने फॉरगॉटन शोर को श्रापित क्रिएचर्स के खून में डुबा दिया था। भले ही उनमें से कई लोग खुद मॉन्स्टर्स बन गए थे, खासकर वो जिन्होंने अपने इरादों को कमजोर पड़ने दिया, लेकिन बाकी लोग आगे बढ़ते रहे बिना टूटे। सनी बता नहीं सकता था कि लीजियन के मेंबर्स कितने ताकतवर थे, लेकिन उनकी लड़ाई के कुछ निशान देखकर उसने अंदाजा लगाया कि शुरुआत में वो शायद उसकी दुनिया के अवेकंड लेवल के रहे होंगे। लेकिन वक्त के साथ ऐसा लग रहा था कि उस श्रापित जमीन के वॉरियर्स और भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। आखिरकार बचे हुए इंसान उस बड़े से क्रेटर के किनारे पर आ गए और अपने नए शहर के चारों तरफ एक नभेदने वाली दीवार खड़ी कर दी। ये काम ही इतना बड़ा और मुश्किल था कि सनी हैरान रह गया। सनी ने अपने कदम धीरे किए। उसके सामने वाली तस्वीरों में क्रिम्सन स्पायर का कंस्ट्रक्शन नहीं, तब वो क्रिम्सन नहीं था, शुरू हो चुका था। वो विशाल टावर शहर के वेस्ट में बनाया गया था, जो आसमान को ऐसे छू रहा था जैसे वो दुनिया की धुरी हो। एक सीढ़ी जो इंसानों को स्वर्ग तक पहुंचा सके। यही वो चीज थी जिसमें सनी को असली दिलचस्पी थी। वो जानना चाहता था कि स्पायर में क्या हुआ था, वो नकली सूरज कैसे बनाया गया, और वो अंधेरा जो इस जमीन को खा रहा था, वो एक काले समुंदर में कैसे बदल गया। जो उसने आगे देखा उससे वो लड़खड़ाया और गहरी थकान और गुस्से के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। सेकंड लास्ट इमेज में 7 हीरोज फॉरगॉटन शोर के साथ अलग अलग जगहों पर खड़े दिखाए गए थे। उन सब के सामने हजारों लोगों की भीड़ घुटने टेके इंतजार कर रही थी। उन लोगों में लीजियन के वॉरियर्स और शहर के आम लोग, मर्द और औरतें,
बूढ़े और बच्चे सब शामिल थे। हर हीरो के हाथ में एक हथियार था। बिल्कुल, बिल्कुल यही हुआ होगा। और क्या हो सकता था? एक गहरी, कड़वी निराशा ने उसके दिल को जकड़ लिया। सनी को पता भी नहीं था कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। ऐसा नहीं था कि वो उन 7 हीरोज के बारे में सच में कुछ जानता था, लेकिन कभी न कभी, शायद इसलिए क्योंकि उसे ये मानने की जरूरत थी कि इस अंतहीन रात में कहीं तो रोशनी की एक किरण है। उसने उन्हें इंसानियत की अच्छाई का एक सिंबल मानना शुरू कर दिया था। कितना बेवकूफी भरा ख्याल था। कम से कम उसे तो बेहतर पता होना चाहिए था। लानत है तुम सब पर। आखिरी तस्वीर में, जो म्यूरल के बिल्कुल बीच में थी, लाशों से बने 7 बड़े पहाड़ स्पायर को घेरे हुए थे। हजारों लोगों को काट दिया गया था। उनका खून नदियों की तरह उस डार्क टावर की तरफ बह रहा था। हर पहाड़ की चोटी पर एक बहादुर हीरो खड़ा था, जिसके हाथ कंधों तक खून से रंगे थे। आखिरी बलिदान के रूप में उन कातिलों ने अपने हथियार खुद पर चला लिए और उन्हें अपने ही दिल में घूम दिया। और कहीं दूर वो जानता था, एक छोटा सा काला बीज खून के तालाब में तैर रहा था। सनी घिन से कांप उठा। ये था तुम्हारा सपना? ऐसे लाने वाले थे तुम रोशनी वापस? तुम घटिया लोग। जैसे ही खून की नदियां स्पायर तक पहुंची, 7 चमकती हुई लाल रोशनियां उनके ऊपर से गुजरी और 7 दिशाओं से स्पायर के अंदर गई। ये रोशनियां उन हजारों इंसानों की आत्मा की ताकत थी, जिन्हें वो नकली सूरज बनाने के लिए कुर्बान किया गया था। लेकिन उनकी किस्मत सबसे बुरी नहीं थी। स्पायर के सेंटर में एक अकेली इंसानी आकृति बनी हुई थी, जो दर्द से तड़प रही थी जैसे ही सोल एनर्जी का तूफान उसके शरीर में घुसा। इतनी सारी ताकत का मिलन, वो सैक्रिफिशियल वेसल जो इस ताकत का जरिया बनने वाला था। सूरज का एंकर। सनी ने उस आकृति को भी पहचान लिया। उसके लिए उस चेहरे के फीचर्स दर्दनाक हद तक जाने पहचाने थे। ये वही चेहरा था जो उस रूइंड कैथेड्रल में खड़ी नेमलेस गॉडेस की मूर्ति का था। वो लाल रोशनी उसके शरीर में घुसी और उसके चिल्लाते हुए मुंह और आंखों से ऊपर की तरफ निकली, बिल्कुल शुद्ध और सफेद होकर। वो स्पायर की ऊंचाई तक गई, जहां एक नया सूरज जन्म ले रहा था। उसकी रोशनी से डरकर अंधेरा जमीन के नीचे भाग गया, जहां उसे 7 सील्स के पीछे कैद कर दिया गया, जो हीरोज का आखिरी काम था। बाकी सब समझना आसान था। जब हीरोज वो नकली सूरज बनाने के लिए मर गए, तो कुछ वक्त तक सब ठीक रहा। लेकिन फिर, शायद कुछ दशकों या सैकड़ों सालों बाद, सूरज की रोशनी मध्यम पड़ने लगी, तो डार्क सिटी के लोगों को एक नया बलिदान देना पड़ा। शायद दूसरी बार स्पायर की ताकत बढ़ाने के लिए सिर्फ 7 लोग मारे गए होंगे। लेकिन फिर ये दोबारा हुआ, और उस बार 7 काफी नहीं थे, तो उन्होंने 14 को कुर्बान किया। और जब ये फिर हुआ, तो उन्होंने कुछ दर्जन लोगों की बलि दी। और आखिरकार हर साल सैकड़ों लोगों को काटा जाने लगा, ताकि वो सूरज जलता रहे। इसलिए क्योंकि वो 7 हीरोज और उनके लोग, उन सब की आत्माएं बहुत ताकतवर थी। लेकिन उनके वंशज, जिन्हें पूरे अंधेरे और मॉन्स्टर से लड़कर बड़ा नहीं होना पड़ा, उनकी आत्माएं उतनी ताकतवर नहीं थी। और इस शैतान चक्रव्यूह में एक पॉइंट पर, वो वेसल जो स्पायर में कैद थी और उस खून के प्यासे सूरज का एंकर बनी हुई थी, वो करप्ट हो गई। उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत चेतना बची थी, वो पूरी तरह बिखर गई। डार्क सिटी की वो नेमलेस गॉडेस, फॉरगॉटन शोर का क्रिम्सन टेरर बन गई। वो सारा दर्द, वो सारा गुस्सा, वो सारा खून स्पायर से फटकर बाहर निकला और उसने पूरी जमीन को इन्फेक्ट कर दिया, जो क्रिम्सन कोरल के एक अनंत भूल भुलैया में बदल गया। वो 7 सील्स खुल गई और वो अंधेरा जो सैकड़ों सालों से जमीन के नीचे कैद था, आजाद हो गया। यही वो चीज थी जो कैसी ने अपने विजन में देखी थी। अंधेरा और उस नए टेरर का गुस्सा डार्क सिटी के इंसानों पर एक लहर की तरह टूट पड़ा और उन सबको मिटा दिया।
यहां तक कि दुनिया के चेहरे से उनकी याद भी मिटा दी। इस तरह फॉरगॉटन शोर पैदा हुआ था। चैप्टर 283, ओनली स्टील रिमेंबर्स। तो बात ऐसी है, सनी म्यूरल की आखिरी इमेज को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक अंधेरा और गुस्सा जमा हुआ था। म्यूरल के बीच में खून से जलने वाला एक सूरज उन पहाड़ों पर चमक रहा था जो लाशों से बने थे। उसे बनाने के लिए हजारों लोग काटे गए थे और उसे उस बेदर्द आसमान में जलाए रखने के लिए बाद में हजारों और लोग मारे गए होंगे। पहली बलि चढ़ने वाले शायद अपनी मर्जी से मरे होंगे, अपने पागल शासकों की बातों में आकर। लेकिन उनके बाद वालों का क्या? सनी को शक था कि उन्होंने अपनी मर्जी से जान दी होगी। और किस लिए? इस सब का अंजाम क्या हुआ? वो 7 सील्स टूट गई और वो पुरानी सभ्यता मिट गई। लेकिन उनका बनाया हुआ और पाला हुआ सूरज टत्म नहीं हुआ, बस करप्ट हो गया। वो आज भी सुबह उगता है और शाम को ढलता है, अपने ही बनाए हुए इस वीरान नरक को रोशनी दिखाने के लिए। जब तक उसका वेसल क्रिम्सन स्पायर का टेरर लेबिनरिथ के सेंटर में जिंदा है, वो इन ठंडे ग्रे आसमानों में चमकता रहेगा। और जब तक वो चमकेगा, वो अंधेरा जो अपनी कैद से भाग निकला था और श्रापित समुंदर बन गया था, वो आता जाता रहेगा, उसकी रोशनी से डरकर। बढ़िया, ये दोनों एक दूसरे के लायक है। उसे नहीं पता था कि वो सब कुछ निगल लेने वाला अंधेरा एक असली काले पानी का समुंदर क्यों बन गया। लेकिन उसके पास एक दो अंदाजे थे। या तो सैकड़ों सालों तक सील्स के पीछे बंद रहने से वो ऐसा हो गया, या फिर उस नकली सूरज ने उसे ऐसा बना दिया। अगर टेरर कर्स की वजह से बदल सकता है, तो कर्स टेरर की वजह से क्यों नहीं बदल सकता? लेकिन वो सूरज बुझा क्यों नहीं? अब फॉरगॉटन शोर पर स्पायर को बलि देने के लिए कोई जिंदा नहीं बचा था। लेकिन सनी को शक था कि क्रिम्सन कोरल का हड्डियों की तरफ बढ़ने का कोई तो रीजन होगा। अगर वो सही था, तो ये पूरा लेबिनरिथ एक बड़ा सा मुंह था जिससे टेरर हर उस क्रिएचर की सोल एसेंस चूस लेता था जो मरने से पहले कोरल पर खून बहाता था। ये सब उसी के शरीर का हिस्सा था। सनी कांप उठा ये सोचकर कि लेबिनरिथ और वो काला समुंदर दोनों दरअसल विशाल जिंदा क्रिएचर्स थे। बस उनका साइज इतना बड़ा था कि वो कुदरत की ताकत लगते थे। इन दो बड़े मॉन्स्टर्स की अनंत लड़ाई के सामने मुट्ठी भर छोटे इंसानों की लड़ाई कुछ भी नहीं थी। या शायद थी। अचानक उसके माथे पर शिकन आई। नेफिस और उसके प्लान का क्या? शार्ड मेमोरीज का इस सबसे क्या लेना देना है? पहले उसके दिमाग में एक बुरा ख्याल आया। उसने सोचा कि कहीं चेंजिंग स्टार अपनी खुद की कोई बड़ी बलि देने की तैयारी तो नहीं कर रही। क्रिम्सन टेरर को खुश करने के लिए हर साल फॉरगॉटन शोर पर भेजे जाने वाले स्लीपर्स की गिनती डार्क सिटी में क्रिम्सन स्पायर को दी जाने वाली बलियों की गिनती से इतनी मिलती जुलती थी कि यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता था। लेकिन उसने जल्दी ही ये ख्याल झटक दिया। आखिरकार वो बलिया ब्लड सन की ताकत बढ़ाने के लिए थी और नेफ का मकसद वो नहीं था। वो तो उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी ताकि स्पायर में छुपे गेटवे तक पहुंच सके। तो इस सब का मतलब क्या था? सनी ने गुस्से में सोचा। 7 हीरोज और उनकी श्रापित जमीन के बारे में उसे जो भी पता था वो सब याद करने लगा। और सबसे जरूरी, वो बातें जो सीधे स्पेल से आई थी। थोड़ी देर बाद वो बड़बड़ाया, वत ने उनके नाम और चेहरे मिटा दिए हैं, लेकिन उस जिद्दी कसम की याद अभी भी बाकी है। ये उस डिस्क्रिप्शन का दूसरा हिस्सा था जो स्पेल ने स्टारलाइट लीजन आर्मर के लिए दिया था। उसकी आंखें फैल गई। इतने वत से वो सोचता था कि इस लाइन का मतलब बस इतना है कि 7 हीरोज की लेगेसी उनके मरने के बाद भी जिंदा है। लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि सच शायद इससे कहीं ज्यादा सीधा था। शार्ड मेमोरीज का राज समझने की चाबी हमेशा से उसके सामने ही थी। दरअसल ये उस पहली मेमोरी से आई थी जो उसे फॉरगॉटन शोर पर मिली थी। एज्योर ब्लेड इस फॉरगॉटन शोर पर सिर्फ स्टील याद रखता है।
उसने धीरे से कहा, और उसे अचानक सब कुछ समझ आने लगा। उस जिद्दी कसम की याद बाकी थी और सिर्फ स्टील याद रखता था। सनी ने अपना चेहरा रगड़ा। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। सच जानने के लिए उसे जो भी चाहिए था वो शुरुआत से ही उसके पास था। हीरोज कब के जा चुके थे, लेकिन उनकी खौफनाक कसम अभी भी यही थी। ठंडे स्टील में कैद। वो उनकी याद नहीं थी जो बाकी थी, बल्कि वो मेमोरी थी। वो शार्ड्स ही वो मेमोरी थे। बिल्कुल, अब सब कुछ कितना साफ है। लेकिन फिर उनका मकसद क्या था और नेफिस उन्हें ढूंढने के लिए इतनी बेताब क्यों थी? ये गेस करना भी आसान था। कैसी ने महीनों पहले उसे बता ही दिया था। आखिर में मैंने एक विशाल, डरावना क्रिम्सन स्पायर देखा। उसके बेस पर 7 कटे हुए सर 7 तालों की रखवाली कर रहे थे। अपने गुस्से में क्रिम्सन स्पायर के टेरर ने अपने क्रिएटर्स की मूर्तियों के सर काट दिए थे और उन्हें ट्रॉफीज की तरह अपनी गुफा के एंट्रेंस पर रख दिया था, जहां कैसी ने उन्हें देखा था। और साथ में 7 रहस्यमयी ताले भी। एक ताले को किस चीज की जरूरत होती है? चाबी की। सभी तालों को खोलने या बंद करने के लिए चाबी चाहिए होती है। सनी ने धीरे से सांस छोड़ी। वो 7 सील्स जिन्होंने उस अंधेरे को जमीन के नीचे कैद कर रखा था, वो खुल गई थी, लेकिन नष्ट नहीं हुई थी। अगर किसी के पास सारी चाबियां हो तो उस श्रापित समुंदर को दोबारा सील करना अभी भी मुमकिन था। यही वो चीज थी जो 7 हीरोज अपने पीछे छोड़ गए थे। और उस श्रापित अंधेरे के कैद होने के बाद स्पायर अपनी सबसे खतरनाक डिफेंस लाइन खो देगा। आखिरकार सब कुछ साफ हो गया। सनी काफी देर तक बिना हिले खड़ा रहा, अपने पैरों के नीचे बनी खूनी तस्वीरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने आह भरी और वहां से मुड़ गया। उसके मुंह में एक कड़वा स्वाद था। बेकार है। मैं थक गया हूं इस जगह से, इस सब से पक गया हूं। कैसी के विजन ने उसे आग और खून की नदियां दिखाई थी। बढ़िया, सब कुछ जलकर राख हो जाए। अब उसे कोई परवाह नहीं थी। चैप्टर 284, द बिट्रेल। सुबह की ठंडी रोशनी में सनी उस जगह पहुंचा जहां बाकी कोहॉर्ट मिलने वाले थे। शैडो ने पहले ही एक पुरानी बिल्डिंग के रुइन में उनका कैंप ढूंढ लिया था और अभी अंधेरे में छुपकर उन्हें देख रहा था। वो 5 नौजवान ब्राइट कैसल के आखिरी सफर की तैयारी में लगे थे। वो बिल्कुल शांत और नॉर्मल लग रहे थे। ऐसे लोग बिल्कुल नहीं लग रहे थे जो ब्राइट लॉर्ड के खौफनाक गुस्से का सामना करने वाले हों। वैसे भी उन्होंने कौन सा खौफ नहीं देखा था अब तक। मलबे के ऊपर से चढ़ते हुए सनी ने नेफिस और बाकियों को अपने आने का इशारा किया और नीचे कूद गया। ग्रुप से बस कुछ मीटर दूर लैंड करके उसने अपनी कमर सीधी की और उन्हें एक रूखा सा लुक दिया। हे, उन्होंने भी बस ऐसे ही हेलो किया। हवा में एक टेंशन थी जिससे कोई भी ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। सिर्फ एफी पर इस अंधेरे माहौल का कोई असर नहीं था। एक पत्थर की दीवार पर टेक लगाए वो हंट्रेस बड़े शौक से एक जूसी हड्डी चबा रही थी। उसके सफेद दांत उसे आसानी से तोड़ रहे थे और वो उसे मैरो के साथ निगलती जा रही थी। सनी को देखकर वो मुस्कुराई। हे डूफस, उसने सर हिलाकर जवाब दिया और मुड़ने ही वाला था कि उसने देखा एफी के चेहरे पर हल्की सी शिकन आई। उसकी तरफ थोड़े डाउट से देखते हुए उसने पूछा, ओह, तुम ठीक हो? सनी कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। आखिरकार उसने एक फ्लैट टोन में कहा, मैं परफेक्ट हूं। उस शक्की हंट्रेस को पीछे छोड़कर वो कैस्टर के पास से गुजरा और नेफिस के पास पहुंचा। चेंजिंग स्टार ग्रुप की तरफ पीठ करके खड़ी थी और दूर दिखने वाले ब्राइट कैसल को देख रही थी। उसके कदमों की आहट सुनकर वो मुड़ी। सुबह की हल्की रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। तुम आ गए सनी, मुझे खुशी हुई। उसने कंधे उचका दिए। क्यों, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊंगा? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर दूसरी तरफ देखने लगी। चांदी जैसे बालों की एक लट
उसकी आंखों पर आ गिरी। नेफिस ने उसे अपने कान के पीछे किया और आह भरी, क्या मैं उम्मीद न करूं? मुझे कौन सा फ्यूचर पता है? उसके बाद वो मुस्कुराई। अजीब है, 11 महीने जो उन्होंने फॉगोटन शोर पर बिताए थे, ये सिर्फ दूसरी बार था जब सनी ने चेंजिंग स्टार को कोई मजाक करते सुना था। और पहली बार वो सच में फनी था, भले ही थोड़ा डार्क था। लेकिन इस पॉइंट पर थोड़े डार्क ह्यूमर में क्या बुराई थी? हालांकि सनी ने पलटकर स्माइल नहीं किया। ब्राइट कैसल की तरफ देखते हुए उसने पूछा, तो प्लान क्या है? नेफिस ने कंधे उचका दिए। इस बार कोई प्लान नहीं है। हमने कंफर्म कर लिया है कि गनलॉग अभी भी नाटक कर रहा है कि वो एफी को ढूंढ रहा है ताकि गार्ड्स को मारने की सजा दे सके। जैसे ही हम आउटर सेटलमेंट में घुसेंगे, होस्ट के मेंबर्स उसे लेने आएंगे। फिर मुझे शायद गनलॉग को चैलेंज करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे। सनी ने उसे गुस्से से देखा, लगभग वही जो मैंने सोचा था। उसने पूछने में देर नहीं की, क्या तुम सच में उसका आर्मर तोड़ सकती हो? डॉन शार्ड के साथ भी तुम्हारी तलवार मुश्किल से एक एसेंडेड मेमोरी के बराबर है, और वो चीज एक असली ट्रांसेंडेड इको है। वो जवाब देने से पहले थोड़ी देर रुकी। जब वो बोली तो उसकी आवाज शांत थी। मुझे आर्मर नहीं तोड़ना है, मुझे बस उस आदमी को तोड़ना है। सनी ने एक सूखी हंसी के साथ सर हिलाया। गुड लक। देखते हैं बिना आर्मर तोड़े आदमी कैसे टूटता है। वो एक पल के लिए रुका और फिर बिना किसी मजाक के कहा, खैर, तुम्हें मुझसे बात करनी थी। चेंजिंग स्टार ने उसकी तरफ देखा, फिर सर हिलाया। ठीक है, लेकिन यहां नहीं। इसके साथ उसने बाकियों को रुकने का इशारा किया और दूर चल दी। सनी उसके पीछे गया। उसकी शैडो वहीं रुक गई, ये ध्यान रखने के लिए कि कोई उनकी बातें सुनने की कोशिश न करे। वो सीधे कैस्टर को घूर रही थी, उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए। चलते चलते सनी ने अचानक कहा, वैसे मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। नेफिस ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी आईब्रो उठाई। हाँ, क्या बात है? सनी थोड़ी देर चुप रहा, फिर वो मुस्कुराया। ओह, कुछ सीरियस नहीं है। क्या तुम्हें हार्पर नाम का वो लड़का याद है? उसने गौर किया, फिर सर हिला दिया। क्या मुझे याद होना चाहिए? वो कौन है? सनी ने कंधे उचका दिए। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, बस एक लड़का जिसे मैंने मारा था। वो गनलॉग के जासूसों में से एक था। नेफ ने कुछ पल उसे देखा, फिर बिना किसी परवाह के पूछा, तो उसका क्या? सनी के चेहरे पर एक हल्का सा साया गुजर गया, हालांकि उसकी मुस्कुराहट वैसी ही थी। नहीं, कुछ नहीं, बस सोच रहा था अगर तुम उसे जानती हो। जब वो काफी दूर आ गए और दीवारों की वजह से कोहॉर्ट की नजरों से छुप गए, चेंजिंग स्टार रुकी और उसकी तरफ मुड़ी। सनी को देखते हुए उसने कहा, अच्छा है कि हम अकेले में बात कर सकते हैं। दरअसल मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। वो हैरान हुआ, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। क्या चाहिए? वो थोड़ा हिचकिचाई। गनलॉग के साथ मेरी लड़ाई खत्म होने के बाद, अगर जब मैं जीत जाऊंगी तो शायद मेरी हालत ठीक न हो, और अगर ठीक हुई भी तो मेरे शरीर में सोल एसेंस का एक तूफान आएगा। वो मुझे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देगा। थोड़ी सी सोल एसेंस लेने पर शरीर में जो बदलाव आते थे वो हल्का होता था, लेकिन बड़ी मात्रा में वो दिमाग घुमा सकता था। कभी कभी तो इंसान कुछ देर के लिए हिल भी नहीं पाता। सनी ने सर टेढ़ा किया। सोल एसेंस का तूफान? क्या फर्क पड़ता है अगर उसका कोर फुल है या ऑलमोस्ट फुल? वो सोचने लगा कि आखिर वो चाहती क्या है। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? जब तक तुम रिकवर करो मैं हारुस को बिजी रखूं? उसने सर हिलाया, फिर दूसरी तरफ देखा। चेंजिंग स्टार के होठों से एक हल्की आह निकली। नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम ये ध्यान रखो कि जब ऐसा हो तो कैस्टर मेरे आसपास भी न हो। लो, आ गई बात। सच बाहर आने वाला था। सनी ने नेफिस को घूरा। उसका चेहरा ठंडा और सख्त था। कुछ पल की शांति के बाद उसने पूछा, क्यों?
तुम्हारा और कैस्टर का क्या चक्कर है? उसने सनी को देखा। उसकी ग्रे आंखें शांत और गहरी थी। फिर उसने कहा, बहुत सिंपल है। कैस्टर को यहां मुझे मारने के लिए भेजा गया है। चैप्टर 285 द रीजन। सनी कुछ पल चुप रहा। आखिरकार ये साफ हो गया कि नेफिस आगे कुछ नहीं बोलने वाली। उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसने पूछा, कैस्टर तुम्हें क्यों मारना चाहेगा? ऊपर से शांत दिखने के बावजूद उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। कैस्टर के असली इरादे जानकर सनी हिल गया था। हां, वो उस घमंडी लेगेसी को पसंद नहीं करता था। और हां, चेंजिंग स्टार के साथ उसका रिश्ता हमेशा थोड़ा अजीब रहा था। लेकिन उसने कभी ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं की थी। उसके दिमाग में कैस्टर एक ऐसा मौकापरस्त इंसान था जिसके एम्बिशंस थोड़े बेकार थे, शायद अपने क्लैन की ब्लडलाइन को लेकर। लेकिन वो एक ठंडे खून वाला कातिल नहीं लग रहा था। किस दुनिया में उसका नेफिस को मारना कोई सेंस बनाता था? वो तो उसका नंबर 1 फैन था। सनी को जो एक ही लॉजिकल बात समझ आ रही थी, वो ये कि वो घमंडी वारिस शायद शुरू से ही चुपके से गनलॉक के लिए काम कर रहा था। लेकिन फिर ये थ्योरी भी गहराई से सोचने पर सही नहीं लग रही थी। ब्राइट लॉर्ड तो खुद चेंजिंग स्टार को अपने हाथों से और सैकड़ों लोगों के सामने मारने के लिए तैयार बैठा था। उसे कैस्टर की क्या जरूरत होती? नेफिस थोड़ी देर रुकी, फिर कंधे उचका दिए। लोग मुझे मारने की कोशिश तब से कर रहे हैं जब से मुझे याद है। क्या तुम भूल गए? सनी ने धीरे से सर हिलाया। नहीं, नहीं, मैं नहीं भूला। लेकिन इसका कैस्टर से क्या लेना देना है? वो मुस्कुराई। वो लोग सिर्फ इसलिए रुकने नहीं वाले थे क्योंकि मैं बड़ी हो गई, अपने फर्स्ट नाइटमेयर में जिंदा बच गई और मुझे ड्रीम रल्म भेज दिया गया। बल्कि ये तो उनके लिए मुझे हमेशा के लिए गायब करने का सबसे परफेक्ट मौका था। स्लीपर्स इस श्रापित दुनिया में अकेले आते हैं, अपनी सोसाइटी की सुरक्षा और अपने दोस्तों से दूर। क्या तुम समझे? उसने सर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वाकई, जो युवा स्लीपर्स पहली बार ड्रीम रल में आते हैं, उनसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं होता। नेफिस ने आह भरी और दूसरी तरफ देखा। खैर, जब मैंने एकेडमी में एडमिशन लिया, मुझे पता था कि हमारे क्लासमेट्स में से किसी न किसी को यह आर्डर मिला होगा कि मैं ड्रीम रल्म से कभी वापस न लौटूं। बस मुझे यह नहीं पता था कि वो कौन है। अचानक उसने सनी की तरफ देखा। उसके होठों के किनारे ऊपर की तरफ मुड़े। दरअसल काफी वक्त तक मुझे लगा कि वो तुम हो। सनी ने पलकें झपकाई और हैरानी से उसे देखा। क्या? मैं? क्या तुम पाग? अच्छा छोड़ो, मेरे बारे में ऐसा क्या था जिससे तुम्हें लगा कि मैं किसी सीक्रेट लेगेसी ग्रुप का एजेंट हूं? क्या मैं तुम्हें लेगेसी जैसा दिखता हूं? नेफिस ने शांत नजरों से उसकी आंखों में देखा। सच कहूं, किसी ऐसे लेगेसी जैसा तो नहीं जिसे मैं जानती हूं। लेकिन तुम्हारे बारे में बहुत सी चीजें थी जो समझ नहीं आ रही थी। उसने माथे पर शिकन डाली। जरा बताओ तो। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उंगलियों पर गिनना शुरू किया। चलो देखते हैं। तुमने कहा कि तुम आउटस्कर्ट्स के एक अनाथ हो, लेकिन किसी तरह तुम फर्स्ट नाइटमेयर और फॉरगॉटन शोर दोनों में जिंदा बच गए। तुमने कोई सोल शार्ड्स यूज नहीं किए, लेकिन फिर भी ताकतवर होते गए। तुमने कहा कि तुमने कभी हाथ में तलवार नहीं पकड़ी, लेकिन मेरे लेसन्स को कमाल की स्पीड से सीखा। और आखिर में तुम्हारा हर दूसरा शब्द झूठ था, खासकर जब बात तुम्हारे ओरिजिन्स, तुम्हारे पास्ट, तुम्हारी ताकत और तुम्हारे एस्पेक्ट की हो। एक हाथ की उंगलियां तत्म होने पर उसने मुट्ठी बनाई और उसकी तरफ इशारा किया। क्या मुझे आगे बोलना चाहिए? सनी ने अपना गला साफ किया। ओह नहीं, वैसे जब तुम ऐसे बोलती हो तो। वो मुस्कुराई और अपना हाथ हिलाया, फिर उसे नीचे कर लिया। लेकिन कुछ वक्त बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें लेकर मेरा शक गलत था। अगर तुम्हें सच में मुझे मारने का काम मिला होता तो तुम मुझे एशियन बैरों पर ही छोड़ सकते थे। तब मैं लगभग मर चुकी थी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया।
बल्कि तुमने मुझे और कैसी दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसके चेहरे से मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। तो जब हम ब्राइट कैसल पहुंचे और कैस्टर तुरंत वहां आ गया और मेरे इनर सर्किल में घुसने लगा, मुझे लगभग तुरंत पता चल गया कि वो वही है। सनी ने माथे पर बल डाला। क्या तुम थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर रही? मुझे गलत मत समझना, मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान हूं जो उस घमंडी बास्टर्ड को डिफेंड करना चाहेगा। लेकिन हमारे बैच में सैकड़ों स्लीपर्स थे और उनमें से सिर्फ 7 को फॉरगॉटन शोर भेजा गया था और उनमें से सिर्फ 4 कैसल देखने के लिए जिंदा बचे। इस बात के क्या चांस है कि जिसे तुम्हें गायब करने का आर्डर मिला था वो इन्हीं में से एक था? क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा इत्तेफाक नहीं है? चेंजिंग स्टार ने धीरे से सर हिलाया। किसने कहा कि ये इत्तेफाक था? लोग अक्सर भूल जाते हैं कि स्पेल का अपना एक दिमाग है। वो सब देखता है और सब सुनता है और उसे फेट यानी किस्मत के साथ खेलना बहुत पसंद है। अगर उन सैकड़ों लोगों में कोई ऐसा था जिसे मुझे मारने का काम मिला था, तो ड्रीम रल में मेरी उससे मुलाकात होने के चांस लगभग पक्के थे। स्पेल हमेशा ऐसे ही काम करता है। सनी को मानना पड़ा। स्पेल को वाकई किस्मत से खेलना पसंद था। उसकी पूरी जिंदगी इसका सबूत थी। इस बीच नेफिस बोलती रही। बेशक मेरे शक के बावजूद मैं पहले पक्का नहीं थी, लेकिन जितना मैंने कैस्टर को ऑब्जर्व किया मुझे उतना यकीन होता गया कि मैं सही हूं। उसने मेरे करीब आने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और फिर मुझे उन सब से अलग करने की पूरी कोशिश की जिन पर मैं भरोसा कर सकती थी। उसने अपना वक्त मेरी हर चाल को स्टडी करने में बिताया, जबकि अपने राज छुपा कर रखे। ये वही है, मुझे काफी वक्त से इसका यकीन है। सनी ने सर टेढ़ा किया, इस नई इंफॉर्मेशन को हजम करने की कोशिश करते हुए। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, अगर कैस्टर तुम्हें मारना चाहता था तो उसने अब तक कोई चाल क्यों नहीं चली? वो थोड़ी देर रुकी, फिर हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि फॉरगॉटन शोर के सभी इंसानों में वो सबसे बेहतर जानता है कि इमॉर्टल फ्लेम क्लैन के वारिस क्या कर सकते हैं। क्या ये आयरनिक नहीं है? वो मेरी एबिलिटी की इतनी इज्जत करता है कि लापरवाह नहीं हो सकता। शायद डरता भी है और वो फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका ओनर उसे इसकी इजाजत नहीं देगा। तो कैस्टर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक उसे पूरा यकीन न हो जाए कि मैं बच नहीं पाऊंगी। वो अपनी चाल तब चलेगा जब मेरे पास भागने का कोई मौका नहीं होगा। सनी ने अपने सर के पीछे खुजलाया। मुझे अपनी बात फिर से कहने दो। अगर कैस्टर तुम्हें मारना चाहता है तो वो अभी तक जिंदा क्यों है? तुमने उसे अब तक मारा क्यों नहीं? उसे यकीन था कि अगर नेफिस चाहती तो वो घमंडी लेगेसी बहुत पहले मर चुका होता। चेंजिंग स्टार हिचकिचाई और फिर एक शांत आवाज में बोली, क्योंकि जो होने वाला है उसके लिए मुझे उसकी जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे धोखा देना चाहता है। धोखेबाज हो या न हो, वो काम का है। चैप्टर 286 वॉकिंग इनटू फायर। कुछ देर बाद वो 6 लोग उस खंडहर से निकले और ब्राइट कैसल की तरफ बढ़े। डार्क सिटी खामोश और वीरान थी। उसकी सड़कों पर कोई हलचल नहीं थी। यहां तक कि नाइटमेयर क्रिएचर्स भी आज अपनी गुफाओं में छिपे हुए लग रहे थे, जैसे कि वो उस टेंशन को महसूस कर रहे हों जो हवा में एक भारी बदलाव का इशारा दे रही थी। श्रापित शहर के ऊपर आसमान में एक अकेला तारा जलने वाला था। नेफिस सबसे पहले उस मार्बल आर्च के नीचे से गुजरी और उस सड़क पर कदम रखा जो आउटर सेटलमेंट की तरफ जाती थी। उसका चेहरा शांत था। किसी भी इमोशन की झलक उसकी बेपरवाही के मास्क के पीछे छिपी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जीत कर घर लौट रही हो, न कि अपनी खुद की फांसी की तरफ मार्च कर रही हो। उसकी आंखों में एक खोया खोया सा लुक था। सनी ने ग्रुप के पीछे रहने की अपनी आदत छोड़ दी और अब उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। शायद ये बस उसका मन था, लेकिन वो उसके नटशेक दम पर वैसे नहीं चलना चाहता था जैसे उसने हमेशा किया था जब से वो मिले थे। जैसे ही वो ऊंची पहाड़ी पर चढ़े,
चेंजिंग स्टार ने अचानक पूछा। सनी, क्या तुम्हें अपना फर्स्ट नाइटमेयर अच्छे से याद है? उसकी आवाज रिलैक्स लग रही थी। उसने कनखियों से उसे देखा और कुछ पल के लिए हिचकिचाया। फिर उसने एक समतल आवाज में जवाब दिया, जैसे ये कल की ही बात हो। वो हल्का सा मुस्कुराई। क्या वो मुश्किल था? धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं, नामुमकिन। वो एक खौफनाक, घिनौना और दर्दनाक तजुर्बा था। सचमुच नाइटमेयर्स वाली चीज। उसे मुश्किल कहना नाइंसाफी होगी। कंधे उचकाते हुए सनी ने उस काले पहाड़ की यादों को दूर धकेला और पूछा, तुम्हारे वाले का क्या? नेफिस ने दूसरी तरफ देखा, याद करते हुए। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मेरा वाला उतना बुरा नहीं था। सच में। उसने उसे अविश्वास से देखा। क्या तुम्हें सिर्फ 1000 अनहोली टाइटन्स को अपने नंगे हाथों से मारना पड़ा, या ऐसा कुछ? तुम्हें जानते हुए उतना बुरा नहीं का मतलब है कि वो किसी हॉरर शो से कम नहीं होगा। उसने धीरे से सर हिलाया। नहीं, मैं सच कह रही हूं। मुझे किसी से लड़ना नहीं पड़ा, सच में, बिल्कुल आखिर तक। सनी ने पलकें झपकाई। रुको, सीरियसली? उसके होठों पर एक अजीब सी उदास मुस्कान आ गई। मेरे फर्स्ट नाइटमेयर में मैं एक लाइट हाउस कीपर की बेटी थी। मेरी फैमिली एक खूबसूरत समुंदर के किनारे एक खूबसूरत टावर में रहती थी। हर सुबह गर्म सूरज क्षितिज से निकलता था और नीली लहरों के अनंत फैलाव को खूबसूरत रोशनी से भर देता था। हवाएं कोमल थी और दुनिया दयालु। मैं थी, मेरे पेरेंट्स और मेरे छोटे भाई बहन। हम एक साथ प्यार से रहते थे, सादगी से, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने माथे पर बल डाला। और फिर क्या? एक सी सरपेंट ने लाइट हाउस को तबाह कर दिया। गहराइयों से कोई सड़ा हुआ हॉरर बाहर आया। चेंजिंग स्टार की आंखें दूर कहीं खो गई। कुछ पल बीते, फिर वो बोली, नहीं, कुछ नहीं हुआ। यही तो बात थी। मुझे लगता है मेरा नाइटमेयर वो असल में एक पैराडाइज था। वो सब कुछ था जिसका मैंने सपना देखा था जब मैं छोटी बच्ची थी। बस उससे कहीं ज्यादा अद्भुत और इंसानी जो मैं कभी सोच सकती थी। सनी उसे गहरे सदमे में देख रहा था। जैसे ही उसने देखा, नेव के चेहरे से दुख का निशान गायब हो गया और उसकी जगह एक सख्त एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन यही वो चीज थी जिसने उसे पार करना इतना मुश्किल बना दिया। नामुमकिन, शायद। बिल्कुल वैसे जैसे तुमने कहा, क्योंकि नाइटमेयर को जीतने के लिए मुझे बस इतना करना था। मुझे बस वहां से मुड़कर सब कुछ पीछे छोड़ना था, ये जानते हुए कि मैं बस वहां रह सकती थी, उस पैराडाइस में, हमेशा के लिए। वो थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर सावधानी से पूछा, तो तुमने क्या किया? नेव के होठों से एक भारी आन निकली। उसकी आंखें धुंधली हो गई। मैंने उस नाइटमेयर से बाहर निकलने का रास्ता बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन मैंने चाहे कितनी भी कोशिश की, कोई रास्ता नहीं था। दिन पर दिन, रात पर रात, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, खुद को ढूंढते रहने के लिए मजबूर करना और मुश्किल होता गया। मुझे उस खुशी, उस गर्म और खूबसूरत जिंदगी की आदत पड़ गई। और आखिरकार एक दिन आया जब मैंने सोचा कि शायद मुझे रुक जाना चाहिए। शायद मैं बस यही रह सकती हूं। उसने अपना सर हल्का सा टेढ़ा किया और कहा, उसकी आवाज सनी के दिल के सबसे गहरे, अंधेरे कोनों तक पहुंच रही थी। वही वो दिन था जब मैं लाइट हाउस के ऊपर गई। देखो सनी, तुम्हें खुद को आग लगानी पड़ती है, आग के वरदान पाने के लिए। मेरी दादी ऐसा ही कहा करती थी। तो मैंने वही किया। मैंने खुद पर तेल डाला और खुद को आग लगा ली। सफेद लपटों ने अचानक उसके हाथों को चाटा और वो उन्हें घूरती रही। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। उसकी आंखें उस भयानक दर्द को दिखा रही थी जो वो महसूस कर रही थी। जैसे जैसे उसकी साफ स्किन जलती गई, काली होती गई और फिर ठीक होकर वापस नई जैसी हो गई। उसने बस इतना कहा और मैं जली।
अचानक लपटें गायब हो गईं और उसने मुट्ठी बनाई। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई और बहुत बहुत लंबे वक्त के बाद जब वो सब खत्म हुआ, मैंने खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया, काले रेशम के एक चिपचिपे कोकून में लिपटी हुई। मेरे चारों तरफ हजारों और हजारों लोग वैसे ही कोकून में सो रहे थे, अपनी खुली आंखों के साथ। उनके खाली चेहरों पर खुश मुस्कान थी। और हमारे ऊपर एक ऐसा क्रिएचर था जो इतना घिनौना और बुरा था कि मैं आज भी उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती। वो हमारे सपनों को खा रहा था। वो थोड़ी देर शांत रही और फिर जोड़ा। वो क्रिएचर दर्द में तड़प रहा था, जैसे कि वो भी उस दर्द को महसूस कर रहा था जो मैंने महसूस किया था। किसी तरह मैं कोकून तोड़कर आजाद हो गई और उसके पूरी तरह होश में आने से पहले मैंने उसे मार दिया। उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई, हालांकि उस मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। इस तरह मैंने अपना फर्स्ट नाइटमेयर जीता। सनी काफी देर तक उसकी आंखों में देखता रहा, खामोश। फिर वो धीरे से दूसरी तरफ मुड़ गया। जैसा मैंने कहा, सचमुच नाइटमेयर्स वाली चीज। मुझे लगता है हम उन्हें इसी वजह से ये नाम देते हैं, चेंजिंग स्टार हंसी। शायद, लेकिन सच में उस टेरर से लड़ना सबसे मुश्किल हिस्सा नहीं था। एक घिनौने कोकून में फंसे हुए जागना सबसे मुश्किल हिस्सा नहीं था। यहां तक कि जिंदा जलना भी सबसे मुश्किल हिस्सा नहीं था। वो कुछ पल के लिए शांत हो गई और फिर कहा, अपने पैरों के नीचे सफेद सड़क को देखते हुए, सबसे मुश्किल हिस्सा था लाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना। इसलिए नहीं कि भविष्य में मेरा क्या इंतजार कर रहा था, बल्कि इसलिए कि मैं पास्ट में क्या छोड़ रही थी। जल्दी ही आउटर सेटलमेंट की जानी पहचानी आकृतियां उन्हें दिखाई देने लगी। वो आखिरकार ब्राइट कैसल लौट आए थे। चैप्टर 287, द रिटर्न ऑफ द क्वीन। आउटर सेटलमेंट उस वक्त से बदल गया था जब सनी ने उसे आखिरी बार देखा था। जिस पॉइंट पर वो सफेद सड़क चौड़ी होकर उस बड़े प्लेटफॉर्म में बदलती थी जिस पर सेटलमेंट बसा था, वहां एक ऊंचा पत्थर का बैरिकेड बनाया गया था जहां संतरी पहाड़ी की चोटी की तरफ आने वालों पर नजर रखे हुए थे। उनमें से हर एक के पास मेमोरी वेपन और एक मजबूत आर्मर था। उनके चेहरों पर गहरा संकल्प था। नेव के लॉज की छत पर बना एक कामचलाऊ वॉच टावर उनके ऊपर मंडरा रहा था, जहां कई तीरंदाज तैयार थे किसी भी नाइटमेयर क्रिएचर पर तीरों की बारिश करने के लिए जो करीब भटकता हुआ आ जाए। स्लम खुद तो वैसा ही था, लेकिन वहां रहने वाले लोग अलग लग रहे थे। उनमें से कई घायल थे और पट्टियां बंधी थी, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की रोशनी थी जो पहले वहां नहीं थी या इतनी मजबूत नहीं थी। वो उम्मीद उस घुटन भरे टेंशन के उलट थी जो हवा में लटकी हुई थी। वत पर कोई कैसल की तरफ देखता और माथे पर बल डालता, उनके चेहरे पर एक डार्क एक्सप्रेशन आ जाता। एक और डिटेल थी जिसने सनी को चौंका दिया। कई स्लम वालों की आस्तीन पर शुद्ध सफेद कपड़े का एक टुकड़ा बंधा था, जैसे कि वो किसी देवी या देवता के प्रति अपनी वफादारी का ऐलान कर रहे हों। जब वो कुछ महीने पहले यहां से गया था तब ऐसा कुछ नहीं था। सबसे टूटे फूटे घरों की दीवारों पर भी ग्राफिटी बनी थी। कुछ में एक चमकता हुआ तारा दिखाया गया था, कुछ में एक खूबसूरत ब्रॉन्ज स्पीयर की तस्वीर। ये सब क्या है? सफेद आर्म बैंड्स और तारा तो जाहिर है नेफिस को रिप्रेजेंट करने के लिए थे, लेकिन एफी कब से अपोस्टल बन गई? उस भुक्कड़ हंट्रेस को देखते हुए उसने एक आईब्रो उठाई। कुछ बताना चाहोगी? उसने अपने सर के पीछे खुजलाया, फिर कंधे उचका दिए। लगता है मैं थोड़ी बहुत फोक हीरो बन गई हूं। सनी ने सर हिलाया और बात को आगे नहीं बढ़ाया। जो भी हो, जब संतरियों ने देखा कि कौन आ रहा है तो पहले उनके चेहरे चौंक गए और फिर बेतहाशा तुशी से चमक उठे। लेडी नेफिस, ये चेंजिंग स्टार है। लेडी नेफिस वापस आ गई है। वो जिंदा है। आवाजों की गूंज पल भर में पूरे सेटलमेंट में फैल गई। अगर गनलॉ को नहीं पता था कि वो डार्क सिटी में वापस आ गए हैं तो अब उसे पता चल गया होगा, लेकिन उसे पता था
बेशक उसे स्लम के लोगों के अपनी तथाकथित रक्षक को देखने से बहुत पहले ही पता चल गया था। सनी ने आउटर सेटलमेंट के पार देखा, ब्राइट कैसल की मजबूत दीवारों की तरफ। उसका लॉर्ड कब उनके लिए वेलकम पार्टी रखेगा? जल्दी ही कोहॉर्ट को खुश लोगों की भीड़ ने घेर लिया। हर कोई अपनी आंखों से देखना चाहता था कि सेंट नेफिस जिंदा और ठीक है। बाकी मेंबर्स भी अटेंशन का मजा ले रहे थे, खासकर एफी, हंट्रेस एथेना। घर वापसी मुबारक हो एफी, उन्हें दिखा दो। हंट्रेस ने हैरानी में मुस्कुराहट दी और चुप रही। भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे थे जो सबकी चुशी में शामिल नहीं थे। वो आउटर सेटलमेंट की हंटिंग पार्टीज के लीडर्स थे। वो नेफिस को जिस नजर से देख रहे थे वो गंभीर और मतलब से भरी थी। उसने उन्हें सर हिलाया, उन अनुभवी हंटर्स को ये बताते हुए कि वो समझ गई है कि वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चेंजिंग स्टार ने स्लम के लोगों की तरफ चेहरा किया और वो बैग लिया जो एफी ने उसे दिया। धीरे से उसे खोलते हुए वो बोली। उसकी शांत आवाज ने आसानी से भीड़ को खामोश कर दिया। मैं शब्दों में अच्छी नहीं हूं, तो कृपया मेरा आभार स्वीकार करें, डार्क सिटी के ड्रीमर्स। पिछले कुछ महीने मेरे और मेरे कोहॉर्ट के लिए बहुत सख्त रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए भी उतने ही सख्त रहे होंगे। लेकिन हम डटे रहे, आप यहां इन श्रापित खंडहरों में और हम वहां लेबिनरित की खौफनाक गहराइयों में। लेकिन वो सब बेकार नहीं गया। इसके साथ उसने बैग से कुछ निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। अचानक भीड़ पर एक मौत जैसी खामोशी छा गई। हर कोई पत्थरों पर पड़ी उस चीज को घूर रहा था। कई चेहरों पर डर साफ लिखा था। वो एक डरावना, नुकीला काला नाखून टैलन था जो एक तलवार जितना तेज और लंबा था। और फिर एक और उसके पास गिरा और एक और एक और। आखिरकार ऐसे 38 डार्क ब्लेड्स नेफिस के सामने ढेर हो गए। 30 उस पायर मैसेंजर के आगे के 6 पैरों से और 8 उसके पीछे के 2 पैरों से। बैग बंद करते हुए नेफिस ने उसे अपने कंधे पर रखा और कहा, उसका टोन डार्क और चुभने वाला था। वहां लेबिनरिथ में हमने क्रिम्सन स्पायर के एक श्रापित मैसेंजर से लड़ाई की और उसे मार गिराया। मैं उसके पंजे आपके लिए तोहफे के तौर पर लाई हूं ताकि वो आपके हथियार बन सके। भीड़ में हैरान फुसफुसाहट दौड़ गई। मैसेंजर्स डार्क सिटी के लोगों के लिए खौफ और उम्मीद दोनों का सिंबल थे। खौफ उनकी डरावनी ताकत और भूख की वजह से, और साथ ही खौफनाक स्पायर से उनके कनेक्शन की वजह से, और उम्मीद उन कहानियों की वजह से कि कभी बहुत पहले ताकतवर स्लीपर्स के एक ग्रुप ने एक को मारने में कामयाबी पाई थी। और अब वो कहानी उनकी आंखों के सामने जिंदा हो गई। नेफिस एक पल के लिए रुकी और फिर आह भरी। उसकी आवाज में एक गमगीन नोट आ गया। कई साल पहले जिन्हें फॉरगॉटन शोर भेजा गया था, अभी डर के कैदी नहीं थे। उन कायरों के पाप में फंसे हुए जिन्होंने भुला दिया था कि वो सबसे पहले और हमेशा इंसान है। उस वक्त हमारे बीच ऐसे लोग थे जो इस नर्क को जीतने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे, इसे छोड़ने के लिए। फर्स्ट लॉर्ड और उनके साथी उनमें सबसे महान थे। और अब अचानक उसके सर के चारों तरफ रोशनी की शानदार चिंगारियां एक पवित्र आभा मंडल हेलो की तरह दिखाई देने लगी। चेंजिंग स्टार की आंखें शुद्ध सफेद चमक से दमक उठीं और जैसे ही क्राउन ऑफ डॉन ने खुद को रोशनी से बुना और उसके सर पर आ गिरा, वो बोली। उसने अपनी आवाज नहीं बढ़ाई और नहीं जोर दिया, लेकिन उसके शब्दों का असर इसकी वजह से और बढ़ गया। मैं उनकी लेगेसी डार्क सिटी में वापस लाई हूं। ये फर्स्ट लॉर्ड का ताज है। हमने इसे उस सनातन अंधेरे की जगह से हासिल किया है जहां वो लड़ते हुए गिरे थे। वो हम सब के लिए इस श्रापित जमीन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए शहीद हुए थे। वो एक पल के लिए रुकी और फिर कहा। उसका चेहरा उन शानदार सफेद लपटों से रोशन था जो उसकी गुस्सैल आंखों में जल रही थी। उसके माथे पर
डॉन शार्ड को सजाने वाला अकेला हीरा भी उस चमक के साथ दमक रहा था, लगभग एक तीसरी आग की तरह। और इसके साथ हम वो तत्व करेंगे जो उन्होंने शुरू किया था। चैप्टर 288, दी गिफ्ट ऑफ पावर। कुछ देर बाद वो पत्थर के लॉज में दाखिल हुए और खुद को एक और छोटी भीड़ के बीच पाया। करीब 30 या 40 लोग चेंजिंग स्टार के घर के मेन हॉल में जमा थे, जिससे वो जगह पहले से भी छोटी लग रही थी। हालांकि ये स्लम के कोई मामूली स्लीपर्स नहीं थे। इनमें से ज्यादातर आउटर सेटलमेंट की कुछ हंटिंग पार्टीज के अनुभवी फाइटर्स थे, साथ ही वो लोग जिन्हें नेफिस ने डार्क सिटी में अपने टाइम के दौरान अपनी फिक्शन में भर्ती किया था। जब सनी उस ग्रुप का हिस्सा था, तब वो कमजोर और निराश जवान लड़के लड़कियां थे जो फॉगोटेन शोर की क्रू रियलिटी में बड़ी मुश्किल से जी रहे थे। अब चीजें बदल गई थी। नेफ के छोटे मददगार कामचलाऊ हथियारों से लैस थे और अलग अलग मटेरियल से बने आर्मर पहने हुए थे, जबकि कुछ के पास मेमोरीज भी थी। उनका खड़ा होने का तरीका भी पहले से काफी अलग था। सच कहूं तो अब उनके और हंटर्स के बीच का फर्क ज्यादा बड़ा नहीं था। अगर सनी को नहीं पता होता कि कौन क्या है, तो वो शायद एक को दूसरा समझ लेता। चेंजिंग स्टार भीड़ के बीच से गुजरी और उस खिड़की के पास गई जो श्रापित खंडहरों के वीरान नजारे पर खुलती थी। उसने एक पल के लिए उसे देखा और फिर मुड़ी। उसके चेहरे पर एक डार्क एक्सप्रेशन था। बताओ मुझे, हंटिंग पार्टीज के लीडर्स ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक गठिला नौजवान जिसके लंबे बिखरे बाल थे और माथे से थोड़ी तक 3 बदसूरत घाव के निशान थे, थोड़ी अनिश्चितता के साथ बोला, वापसी मुबारक हो लेडी नेफिस। ये अच्छा है कि आप जिंदा और ठीक है। उसने उसे सर हिलाया। हंटर रुका, फिर जारी रखा। उसकी आवाज गंभीर थी। हमने पिछले कुछ महीनों में आपके ऑर्डर्स और सलाह को माना है। जो मिलिशिया आपने बनाई थी, उसे सेटलमेंट को हमलावर मॉन्स्टर से बचाने के लिए और मजबूत और ऑर्गेनाइज किया गया है। उन मेमोरीज के साथ जो आपने और आपके कोहॉर्ट ने खंडहरों में हमारे लिए हंट की थी। वॉचमैन और सिविलियंस दोनों में मौतें कम हुई। मेरा मतलब, पहले के मुकाबले। चेंजिंग स्टार चुप रही और बस उसे घूरती रही। नौजवान ने आह भरी। उस दूसरी चीज के बारे में, वो लगभग बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे आपने हमें बताया था। आपकी रवानगी के कुछ ही देर बाद होस्ट के मेंबर सेटलमेंट में आए, ये मांग करते हुए कि एफी खुद को उनके हवाले कर दे ताकि उन गार्ड्स के गायब होने के लिए उसका फैसला किया जा सके। जब हमने उनसे कहा कि वो जा चुकी है, तो वो हिंसक हो गए। कई लोग घायल हुए, लेकिन कोई मरा नहीं। एफी ने मजाक उड़ाया। हंटर ने उसे एक कॉम्प्लिकेटेड लुक दिया और अपना गाल खुजलाया। उसके बाद वो हर हफ्ते या उसके आसपास आते रहे, कुछ लोगों को चोट पहुंचाते और चीजें तोड़ते, हमेशा उसी मांग के साथ। लेकिन हमने अपना आपा नहीं खोया और बस। खैर, उसे सहा, जैसा आपने हमें करने को कहा था। इससे वो और भी ज्यादा गुस्सा होते, लेकिन उनके पास बात को बढ़ाने का कोई असली कारण नहीं था। आखिर में उन्होंने बस हमारी जिंदगी मुश्किल बनाने और लोगों को परेशान करने से ही काम चलाया। लंबी हंट्रेस ने अपना सर हिलाया। ये लोगों को क्या हुआ है जो मेरे स्वागत के लिए पागल हुए जा रहे हैं? वो किस बारे में है? नौजवान ने शर्मिंदगी से नीचे देखा और अपना गला साफ किया। ओह, वो। खैर, देखिए, जितना ज्यादा कैसल ने ये ऐलान किया कि आपको उन गार्ड्स के तत्ल का जवाब देना होगा, सेटलमेंट के लोग आपके प्रति उतने ही, कैसे कहूं, एहसानमंद हो गए। एफी ने उसे उलझन भरे एक्सप्रेशन से देखा। क्योंकि मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है? वो संकोच से मुस्कुराया। नहीं, दरअसल इसका उल्टा। वो सच में इस बात की कद्र करते हैं कि आपने, कथित तौर पर, आधा दर्जन गार्ड्स को मारा था। असल में उनका अफसोस बस ये है कि आपने और ज्यादा नहीं मारे। इस बारे में कहानियां भी हैं कि आपने उनके साथ क्या किया, एक से बढ़कर एक रंगीन। सबसे पॉपुलर वाली यह है कि
गार्ड्स आपकी इज्जत लूटना चाहते थे, इसलिए आपको कैसल वालों को सबक सिखाना पड़ा। लंबी हंट्रेस ने पलकें झपकाई। मेरी इज्जत? मेरे पास कब से इज्जत आ गई? नौजवान ने खीसें निपोरी। हे, मेरी तरफ मत देखो, मैंने ये नहीं बनाई, ठीक है? पार्क को ब्लेम करो, ये उसका आइडिया था। एफी ने एक और हंटर को गुस्से से देखा, जिसने बस कंधे उचका दिए। लेडी नेफिस ने हमें कहा था कि सेटलमेंट के लोगों को आपकी तरफ करने के लिए हम जो कर सके करें। काम किया ना? अड़ियल हंट्रेस ने झुंझलाहट के साथ अपना चेहरा रगड़ा। लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा ना? हंटर ने उसे बिना किसी हंसी के देखा। किसे परवाह है? एफी कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, लेकिन नेफिस ने उसे बीच में ही रोक दिया। वक्त कम है, इसे बेकार की बकवास में बर्बाद मत करो। फिर वो उस निशान वाले चेहरे वाले हंटर की तरफ मुड़ी और पूछा, मेरे आखिरी इंस्ट्रक्शन का क्या हुआ? उसने माथे पर बल डाला, फिर अपनी बेल्ट से बंधे एक चमड़े के पाउच से एक छोटा लकड़ी का बक्सा निकाला। नौजवान ने उस छोटे बक्से को ऐसे पकड़ा था जैसे वो कोई सबसे भयानक नाइटमेयर क्रिएचर हो। उसे बहुत सावधानी से संभालते हुए वो नेफिस के पास गया और उसे थमा दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। ये वो है जो कैसल का आदमी लाया था। मुझे नहीं पता उन्होंने हाइड से वो चीज बनवाने के लिए क्या इस्तेमाल किया, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल वैसा था जैसा आपने चाहा था। कम से कम जो नोट उन्होंने छोड़ा उसके हिसाब से। वो हिचकिचाया। बक्सा और नोट बस एक दिन मेरे तकिए पर आ गए। जब मैंने पढ़ा कि वो चीज क्या मानी जाती है, तो मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया था। सनी ने उस बक्से को दिलचस्पी से घूरा। हाइड गनलॉक के लेफ्टिनेंट्स में से एक थी, एक जवान औरत जो आर्टिसंस की इंचार्ज थी। उसकी एस्पेक्ट एबिलिटी उसे पौधों की कुछ क्वालिटीज को मैनिपुलेट करने देती थी, जो यहां फॉरगॉटन शोर पर बहुत काम की थी, जहां खाना कम और एक जैसा था। लेकिन नेफिस उससे ऐसा क्या चाह सकती थी जो इतना जरूरी था? और वो हंटर उस छोटे बक्से से इतना डरा हुआ क्यों था? उसे सावधानी से लेते हुए चेंजिंग स्टार ने बक्से को कुछ पलों के लिए देखा और फिर उसे कैस्टर को थमा दिया। तुम्हें पता है क्या करना है? एक छोटे इशारे के साथ कैस्टर दरवाजे की तरफ बढ़ा और गायब हो गया। नेफिस इस बीच हंटर्स की तरफ मुड़ी और एक सधे हुए टोन में कहा, तुमने अच्छा काम किया, तुम सबका शुक्रिया। जैसे ही उनके चेहरों पर चौड़ी मुस्कुराहटें आईं, उसने एफी का बॉटमलेस बैग लिया और उसे एक बार फिर खोला। बैग को उल्टा करते हुए चेंजिंग स्टार ने कहा, ये कोई इनाम नहीं है, नहीं ये कोई तोहफा है, ये बस कुछ ऐसा है जिसके आप सब हकदार हैं और बहुत जल्द इसकी जरूरत पड़ने वाली है। एक पल बाद चमकते हुए क्रिस्टल्स की एक नदी बैग से बन निकली और टेबल की सतह पर बिखर गई। वहां सैकड़ों और सैकड़ों थे, हर एक कोमल लुभावनी रोशनी से चमक रहा था। जल्दी ही क्रिस्टल्स टेबल के किनारों से छलककर जमीन पर गिरने लगे। कुछ पलों बाद 1000 से ज्यादा सोल शार्ड्स कमरे में जमा हैरान लोगों के सामने पड़े थे। बॉटमलेस बैग आखिरकार खाली हो गया। सनी चमकते हुए क्रिस्टल्स के उस ऊंचे ढेर को घूरता रहा और आह भरी। इस सब के शुरू होने से पहले उसके पास अपना खुद का एक ऐसा ढेर था, बस बहुत बहुत छोटा। उसका गर्व और उसकी खुशी, वो सब अब जा चुका था। अफसोस, क्या नजारा है। और मुझे लगा था मैं अमीर हूं। चैप्टर 289, द जायंट अराइव्स। वहां लेबिनरिथ में सनी अकेला नहीं था जिसने अनगिनत नाइटमेयर क्रिएचर्स को मारा था। दरअसल उसका रोल एक स्काउट का था, इसलिए कोहॉर्ट के 3 मेन फाइटर्स ने उससे कहीं ज्यादा मारे थे। वो पक्के तौर पर जानता था कि कम से कम उनमें से 2, एफी और कैस्टर, ने अपनी वापसी के सफर के खत्म होने से बहुत पहले ही अपने सोल कोर्स को पूरी तरह सैचुरेट कर लिया था और ज्यादा शार्ड्स अब्सॉर्ब करना उनके लिए बेकार होता। एक पॉइंट पर
नेफिस ने भी लूट के अपने हिस्से को इस्तेमाल करने से परहेज करना शुरू कर दिया था। उन शार्ड्स के साथ जो सनी ने कोहॉर्ट के मेंबर्स की अनचाही मेमोरीज के बदले ट्रेड किए थे, उन लुभावने क्रिस्टल्स की एक सचमुच अविश्वसनीय मात्रा एफी के लेदर बैग में जमा हो गई थी। उसने अक्सर सोचा था कि नेफिस उनका क्या करेगी, और अब उसके पास जवाब था। हंटिंग लॉज के मेन हॉल में जमा लोग उसके सबसे भरोसेमंद साथी सोल शार्ड्स के उस ऊंचे ढेर को गहरे सदमे में घूर रहे थे। यहां डार्क सिटी में ये एक अकल्पनीय दौलत थी। एक शार्ड किसी इंसान को ब्राइट कैसल की ऊंची दीवारों के पीछे एक हफ्ते का खाना, आराम और सुरक्षा दिलाने के लिए काफी था। बहुत से लोग इसलिए मर गए थे क्योंकि उनके पास ये चीजें नहीं थी। तो एक तरह से उनके सामने पड़ा क्रिस्टल्स का पहाड़ 1000 इंसानी जिंदगियों के बराबर था। निशान वाले हंटर ने धीरे से अपनी नजरों को उन चमकते शार्ड से हटाया और चेंजिंग स्टार की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला था और आवाज अचानक भर्रा गई थी। ये क्या है, लेडी नेफिस? वो कुछ पलों के लिए खामोश रही और फिर अपनी समतल, रिजर्व्ड और अजीब तरह से असरदार आवाज में बोली, ये आप लोगों के लिए है, खुद को पोषण देने के लिए और ताकतवर बनने के लिए। आने वाले दिनों में जो हमारा इंतजार कर रहा है, उसके लिए आपको ताकत के हर कतरे की जरूरत पड़ने वाली है। नौजवान उसे देख रहा था। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक खतरनाक लौ जलने लगी। एक संकल्प की लौ, चाहत की, लगभग पूजा की। एक परछाई वाले कोने में छिपा सनी एक डार्क आशंका के साथ मुस्कुराया। शुरुआत में उसने नेफिस से कहा था कि गनलॉक को हराया नहीं जा सकता क्योंकि वो यहां डार्क सिटी में जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करता है। खाना, सुरक्षा, उम्मीद और डर, यहां तक कि ताकत भी। फिर उसने देखा कि कैसे नेफिस ने आउटर सेटलमेंट के लोगों को मुफ्त खाना दिया, उन्हें अपनी तलवार की सुरक्षा में रखा और उनके दिलों में बहुत पहले भुलाई जा चुकी उम्मीद की चिंगारी जलाई। बस ताकत बची थी और अब वो उनके लिए ताकत भी ले आई थी। कोई हैरानी नहीं कि वो उसकी पूजा करने को तैयार थे। उनकी नजरों में चेंजिंग स्टार एक महान रक्षक थी। किसी को नहीं पता था कि उनकी मसीहा एक नकली मसीहा है। हैरान लोगों को देखते हुए एफी ने आह भरी और अपना बैग नेव के हाथों से लिया। खाली मेमोरी के अंदर थोड़े उदास एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए वो बोली, किसका इंतजार कर रहे हो? गनलॉक के आदमी शायद पहले ही यहां आकर तुम्हारी मोटी खोपड़ियां तोड़ने के लिए हथियार उठा रहे होंगे। शार्ड्स को आपस में बांटो और उन्हें अब्सॉर्ब करो, बेवकूफों। स्लीपर्स ने उसे दोबारा बोलने का मौका नहीं दिया। आखिरी शार्ड अब्सॉर्ब होने के कुछ ही देर बाद एक वॉचर कमरे में भागते हुए आई। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। उसकी आवाज में एक बेकाबू डर की झलक थी। सनी ने अपने कंधे उचकाए और स्ट्रेच किया। शो शुरू होने वाला है। कमरे में जमा लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे टेंशन से भरे थे। सिर्फ नेफिस बेपरवाह रही। खिड़की से उस मरे हुए शहर को देख रही थी जो उसके नीचे एक वीरान, अकेले कब्रिस्तान की तरह फैला हुआ था। शांत रहो, सब लोग। उसकी आवाज ने उन्हें शांत कर दिया। चेहरे पर निशान वाला हंटर चेंजिंग स्टार की तरफ मुड़ा। उसके माथे पर गहरी शिकन थी। कुछ पलों तक हिचकिचाने के बाद उसने कहा, लेकिन वो एफी को लेने आ रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। मैं अच्छे लोगों को उस लानत कैसल में ले जाते हुए और कभी वापस न आते हुए देखकर थक गया हूं। अगर वो उसकी मिसाल बनाना चाहते हैं जैसे उन्होंने जुबेई के साथ किया था, तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। हॉल में गुस्से भरी आवाजों का शोर उठा जिसके साथ तीखी नजरें थी। बिल्कुल, वो जुबेई की मौत की कीमत चुकाएंगे। तुम्हारी लाश? उनकी लाशें क्यों नहीं? नेफिस एक पल के लिए रुकी, फिर उनकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। चिंता मत करो, एफी को कुछ नहीं होगा। मेरा वादा है,
इसने उन्हें थोड़ा शांत कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी कही किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार थे, चाहे उसके वादे कितने भी नामुमकिन क्यों न हो। क्या इसी को अंधा विश्वास कहते हैं? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, पत्थर के लॉज के एंट्रेंस की दिशा से एक टूटने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी दरवाजा तोड़ दिया हो। एक छोटी चीख थी जो जल्दी ही खामोश हो गई। कुछ फर्श पर गिरा। फिर भारी कदमों की आवाज सुनी जा सकती थी, जो उस हॉल के करीब आ रही थी जहां सारे लोग जमा थे। कुछ पलों बाद उसका दरवाजा भी टूट गया, पत्थर के टुकड़ों और लकड़ी की छीलन की बौछार में फट गया। एक विशालकाय आदमी हॉल में चला आया। उसकी महज मौजूदगी ने पूरी जगह को छोटा बना दिया। उसके मुकाबले एफी भी नॉर्मल हाइट की लग रही थी। उसके चेहरे पर एक उदास एक्सप्रेशन था और उसकी ठंडी, क्रूर आंखों में एक डार्क चमक थी। उस जाइंट ने कोई आर्मर नहीं पहना था, जिससे उसकी भारी भरकम मसल्स एक बिना आस्तीन की सिल्क शर्ट को ताने हुए थी। ऐसा लग रहा था कि तेसाई, कैसल गार्ड का खौफनाक लीडर, ने खुद कोहट का डार्क सिटी में स्वागत करने का फैसला किया था। नेव के फॉलोवर्स पीले पड़ गए। उनका वो जोशीला गुस्सा डर में बदल गया। क्या मॉन्स्टर है? सनी ने बेपरवाही से सोचा, ये सोचते हुए कि उस उदास जाइंट को मारने का सबसे तेज तरीका क्या होगा। टेसाई के पीछे गार्ड्स का एक ग्रुप देखा जा सकता था। हर कोई एक मजबूत आर्मर पहने और मेमोरी वेपन्स लिए हुए था। उनकी आंखें तुरंत उस लंबी हंट्रेस की मजबूत फिगर पर गई और फिर उनके चेहरों पर नफरत भरी मुस्कान आ गई। गार्ड्स उस औरत को पाकर बहुत खुश लग रहे थे, जिस पर उनके अपनों के कत्ल का इल्जाम था। जाइंट ने सिर्फ एफी को देखा और फिर नेफिस की तरफ मुड़ा। उसकी गहरी, भारी आवाज पत्थर के हॉल में गूंजी, जिससे वहां जमा कई स्लीपर्स के दिलों में सिहरन दौड़ गई। चेंजिंग स्टार, तो तुम जिंदा हो आखिर। उसने उसकी नजरों का सामना किया और बिना पलक झपकाए उसे सहा, तुम टेसाई होगे। किस चुशी में आना हुआ? जाइंट जवाब देने से पहले रुका। उसके मुंह का कोना फड़फड़ाया और धीरे से ऊपर की तरफ मुड़ा। आखिरकार उसने कहा, ओ नहीं, खुशी तो मेरी है। फिर उसने अपना विशाल हाथ उठाया और एफी की तरफ इशारा किया। लॉर्ड गनलॉग ने इसे कैसल में इनवाइट किया है ताकि इसके जुर्मों की सजा मिल सके। तुम्हें अपने कुत्तों को बेहतर ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। चेंजिंग स्टार, देखो क्या होता है जब वो घूम घूम कर लोगों को काटते हैं। उसने अपना हाथ नीचे किया और अपने कंधे उचकाए। फिर उसे एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ देखा। अब मेरी सलाह है कि तुम चूहे रास्ते से हट जाओ और मुझे उस शीवुल्फ को ले जाने दो। नेफिस ने अपने हाथ बांधे और जाइंट को घुरा। उसकी शांत ग्रे आंखों की गहराइयों में ठंडी चिंगारियां जलने लगी। कुछ पलों बाद उसने सधे हुए स्वर में कहा, वरना क्या? चैप्टर 290, द जजमेंट। चेंजिंग स्टार के शब्दों ने कमरे में सन्नाटा ला दिया। इसके दोनों तरफ लोग धीरे धीरे खुद को तैयार कर रहे थे। उनकी आंखों में गहरा गुस्सा जल रहा था। ऐसा लग रहा था कि टेंशन अपनी हद पार कर गई है और हिंसा के तूफान में फटने ही वाली है। सिर्फ 3 लोग शांत थे और इस सिचुएशन की गंभीरता से बेअसर थे। खुद नेफिस, सनी और टेसाई। जाइंट ने एक मुस्कुराहट में अपने नुकीले दांत दिखाए। उसकी आंखें हालांकि बर्फ की तरह ठंडी रही। क्या रेवलेशन है, और मैं यहां सोच रहा था कि तुम इंसाफ की एक महान रक्षक हो। क्या तुम नहीं थी, चेंजिंग स्टार? या तुम्हारा इंसाफ का सेंस सिर्फ उन लोगों के जुर्मों के लिए रिजर्व्ड है जो तुम्हारी सेवा नहीं करते? उसने आह भरी और जोड़ा। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। तुम्हारी उस हंट्रेस पर कत्ल का इल्जाम है। तुम मुझे उसे इंसाफ तक ले जाने से क्यों रोक रही हो? मुझे लगा था कि कम से कम तुम निष्पक्षता के आड़े नहीं आओगी। नेफिस ने माथे पर बल डाला। इल्जाम का मतलब साबित होना नहीं होता। तुम क्यों दावा कर रहे हो कि वो मुजरिम है? टेसाई ने उसे घूरा और कहा,
उसकी भारी आवाज पत्थर के हॉल में कंपन पैदा कर रही थी। बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे गवाह हैं, इतने सारे लोग गवाही देने आगे आए। उसका जुर्म साफ है। इसका क्या जवाब दोगी, चेंजिंग स्टार? सनी हल्का सा मुस्कुराया। कितना अजीब है, इतने सारे लोगों ने एफी को उन बेवकूफों को काटते हुए देखा। क्या मैंने उन्हें मारना इमेजिन किया था या क्या? वैसे मैं उस वक्त थोड़ा पागल था। हां, इससे पहले कि नेफिस जवाब दे पाती, कई ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, ये नामुमकिन है। मैं हालांकि उसने उसे एक सख्त नजर से रोक दिया। वो चार्मिंग नौजवान हिचकिचाया, फिर अपने दांत पीसे और चुप हो गया, टेसाई को जलते हुए गुस्से से घूरते हुए। चेंजिंग स्टार उस भारी भरकम जाइंट की तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। खैर खैर, तब तो ये सब कुछ बदल देता है। मुझे माफ करना, अगर कर सको। मैं डार्क सिटी से इतने लंबे वक्त से दूर रही हूं और मुझे इन डेवलपमेंट्स की जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा है तो बिल्कुल उसे ले जाओ। एफी ने मुंह बनाया और उसे एक मजेदार एक्सप्रेशन के साथ देखा। सनी ने अपनी नजरें टेसाई से नहीं हटाई, हालांकि उसकी शैडो ने नेफिस को भी देखा। अचानक उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह एक अथाह ठंडक ने ले ली। हालांकि मैं उसके साथ आ रही हूं। हम सब आ रहे हैं। असल में हम उन सबूतों को देखने और उन गवाहों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और सबसे बढ़कर हम सब इंसाफ होते हुए और मुजरिमों को सजा मिलते हुए देखने के लिए मरे जा रहे हैं। यकीनन लॉर्ड गनलॉक को बुरा नहीं लगेगा। टेसाई के चेहरे पर असंतोष का भाव आ गया। एक गहरी शिकन के साथ उसने अपनी भारी हाइट से नेफ को नीचे देखा और गुर्राती हुई आवाज में कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आ सकती हो, लड़की? चेंजिंग स्टार कुछ पलों तक चुप रही, शांति से उसे देखते हुए। फिर उसकी आंखें अचानक गुस्सैल सफेद रोशनी से चमक उठीं। एक ऐसी आवाज में जो दर्द और मौत का वादा कर रही थी। उसने हिकारत से कहा, मुझे रोकेगा कौन? जाइंट ने उसे एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो गर्व और डर के बीच फंसा हुआ हो। ये सब एक नकाब था। वैसे अपने असली जज्बातों को छुपाने के लिए एक शानदार परफॉर्मेंस। जीत और उल्लास। वो यहां एफी को इंसाफ दिलाने के बहाने आया था, लेकिन उसका असली मकसद हमेशा से नेफिस थी। वही थी जिसे गनलॉक बर्बाद करना चाहता था। और अब वो खुद उसके पास आ रही थी, जैसे कोई मेमना कसाई के पास जा रहा हो। जो टेसाई नहीं जानता था वो ये कि चेंजिंग स्टार मेमने से उतनी ही दूर थी जितना कोई हो सकता है, भेड़ की खाल में एक राक्षस की तरह। सनी ने उस उदास जाइंट को किसी ऐसी चीज के साथ देखा जो तरस जैसी लग रही थी। इस बीच टेसाई ने धीरे से अपना सर हिलाया और कहा, उसकी आवाज झूठी अनिच्छा से भरी थी, ठीक है, जैसा तुम चाहो। मेरे साथ कैसल चलो, अगर तुम चाहती हो। अपने चूहों को साथ ले लो। तुम सब हमारे लॉर्ड की महानता के गवाह बनोगे। सब साथ में वो लॉज से बाहर निकले। टेसाई सबसे आगे चल रहा था, उस लंबी हंट्रेस को कंधे से पकड़े हुए। उसके हाथ पीठ पीछे एक कमजोर रस्सी से बंधे थे। एफी की ताकत को देखते हुए ये असली नहीं बस नाम की रस्सी थी। नेफिस करीब ही चल रही थी। उसका चेहरा शांत और बेपरवाह था। गार्ड्स और चेंजिंग स्टार की फिक्शन के मेंबर्स उनके ठीक पीछे थे, एक दूसरे को खतरनाक नजरों से देख रहे थे। उनके चेहरे गंभीर और नाराजगी से भरे थे। सनी भीड़ में छुप गया था। वो कोई अटेंशन नहीं चाहता था। अब वो उसके साथ आगे बढ़ रहा था, आसपास की शैडोज की हलचल के जरिए उस बेचैन आंदोलन को महसूस कर रहा था। जैसे जैसे वो कैसल की तरफ बढ़े और ज्यादा स्लम वाले उनके इर्द गिर्द जमा होने लगे, उनके चेहरे सदमे और गुस्से से भरे थे। उन्होंने एफी को पकड़ लिया। कमीने, उसे जाने दो। लेडी नेफिस, कुछ करो। अपने आसपास जमा होते लोगों की बढ़ती तादाद को देखकर
वो तसल्ली देते हुए मुस्कुराई और बोली, शांत रहो, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आओ। आज हम इंसाफ होता देखेंगे। हालांकि उसकी शांत रहने की अपील का भीड़ पर उल्टा असर हुआ। इसने उन्हें और भड़का दिया और जल्दी ही आउटर सेटलमेंट के ऊपर आवाजों का शोर गूंजने लगा। इंसाफ, इंसाफ। हालांकि एक पॉइंट पर उसका टोन बदल गया। लोगों की आवाजों में खून की प्यास का एक साफ एहसास आ गया। जो शब्द वो चिल्ला रहे थे वो भी बदल गया और जल्दी ही भीड़ कुछ और ही मंत्र जप रही थी। इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि फैसले के लिए। जजमेंट, जजमेंट। सनी ने इंसानी भीड़ के उस उफनते जानवर को एक परेशान शिकन के साथ देखा। एक ठंडा, जाना पहचाना एहसास उसके दिल को जकड़ गया। वो इस बीमार करने वाले एहसास को बहुत अच्छे से जानता था। ये वही एहसास था जो उसे पागल नाइटमेयर क्रिएचर्स का सामना करते वक्त होता था। लानत है, जैसे ही वो कैसल के एंट्रेंस की सीढ़ियों के करीब पहुंचे, लगभग 100 लोग उनका पीछा कर रहे थे। गेट्स पर खड़े गार्ड्स ने भीड़ को अपनी आंखों में थोड़े डर के साथ देखा और किसी पॉइंट पर कैस्टर कहीं से निकल आया और नेफिस के ठीक पीछे अपनी जगह ले ली। वो घमंडी, लेगेसी पीला और थोड़ा बिखरा हुआ लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने बिना किसी चोट के चेंजिंग स्टार का दिया वो रहस्यमयी काम पूरा कर लिया था। कुछ पलों बाद वो ब्राइट कैसल में दाखिल हुए। चैप्टर 291, दी अराइवल। भीड़ कैसल के अंदर घुस गई। उनके चेहरों पर गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। लेकिन जैसे ही स्लम के लोग गेट के ऊपर लटकती हुई उन झूलती खोपड़ियों के नीचे से गुजरे, उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया। ब्राइट कैसल के गूंजते हुए पत्थर के हॉल में यह भूलना मुश्किल था कि गनलक की पावर एब्सोल्यूट थी। जब से उन्हें याद था, उसने डार्क सिटी पर लोहे की मुट्ठी से राज किया था। जो उसके सामने झुके उन्हें ऊपर उठाया और जो नहीं झुके उन्हें बर्बाद कर दिया। अनगिनत मर्दों और औरतों ने पास्ट में ब्राइट लॉर्ड को चैलेंज करने की कोशिश की थी। महान लोग, भयानक लोग और उनके बीच के हर तरह के लोग। ये उन्हीं की खोपड़ियां थी जो अब भीड़ को घूर रही थी। उनकी आंखों में अंधेरा बसा हुआ था। आखिरकार आउटर सेटलमेंट के लोगों के दिलों में शक और डर पैदा हो गया। उनमें से कई नेफिस को घूरने लगे। उनके चेहरे फीके और बेजान हो गए। चेंजिंग स्टार ने इस अचानक आए बदलाव पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। सीधे सामने देखते हुए वो शांति से आगे बढ़ती रही। उसके चेहरे पर वही पुराना बेपरवाह एक्सप्रेशन था। उसका हमेशा वाला मास्क अपनी जगह पर वापस आ गया था, जिससे किसी को भी उसके असली ख्यालों का पता नहीं चल सकता था। बिना किसी की नजरों में आए, सनी भीड़ के आगे की तरफ बढ़ा ताकि वो नेफिस, एफी और कैस्टर के करीब रह सके। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बड़ी स्कीम में लोग उसे एक मामूली हिस्सा समझते थे, अगर समझते भी थे तो बिल्कुल वैसा ही जैसा वो चाहता था। उसके नजरिए से ब्राइट कैसल का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था, और सिर्फ इसलिए नहीं कि स्लम वालों की भीड़ ने घुसपैठ की थी। इसके हॉल और कॉरिडोर बहुत खाली थे, बहुत बेजान। उसे कोई भी अपने रोजमर्रा के काम के लिए भागता हुआ नहीं दिखा, जैसा कि हमेशा होता था। यहां तक कि एंट्रेंस हॉल की शानदार डेस्क भी खाली थी, और उसके पीछे बैठने वाला क्लर्क भी किसी वजह से गायब था। सब लोग कहाँ हैं? उसके सवाल का जवाब जल्द ही मिल गया। थ्रोन रूम में एंटर करते ही उसने देखा कि सैकड़ों स्लीपर्स दीवारों के साथ खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ब्राइट कैसल की पूरी आबादी यहां जमा हो गई हो। वहां गार्ड्स थे, हंटर्स थे, आर्टिसंस थे और शांत हैंडमेडन्स भी थी। यहां तक कि वो लोग भी थे जो कैसल में रहने के लिए ट्रिब्यूट देते थे। सनी ने कुछ जाने पहचाने चेहरे नोटिस किए। मेमोरी मार्केट का इंचार्ज स्टीव होस्ट के मेंबर्स के पास अनकंफर्टेबल खड़ा था। वहां आइको भी थी, गैम्बलिंग डेन की मालकिन,
और कई दूसरे जिन्हें वो कैसल में अपने छोटे से स्टे के दौरान जानता था। हवा में टेंशन और भारीपन था। ऐसा लग रहा था कि ये सभी लोग अपनी मर्जी से थ्रोन रूम में नहीं आए थे। उनमें से कई के चेहरों पर परेशानी और डर के भाव थे। दूसरे रिलैक्स्ड और खुश थे, एक एंटरटेनिंग शो का इंतजार करते हुए। उनकी आंखों में डार्क फैसिनेशन जल रहा था। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया वो थी इंसानों के बीच खड़े कई नाइटमेयर क्रिएचर्स। ये कैसल के निवासियों के एकोज थे, हर एक दूसरे से ज्यादा डरावना। ये अपने मालिकों के सोल सी से बाहर क्यों है? ग्रेट हॉल के दूसरे छोर पर बने ऊंचे चबूतरे पर डार्क एल्कोव की दीवार में खुदे नकली तारों की रोशनी में ब्राइट लॉर्ड के 4 लेफ्टिनेंट्स खड़े थे। वहां जेम्मा था, हंटर्स का लीडर, किडो चीफ आर्टिसन, और सैशान जो हैंडमेडन्स की इंचार्ज थी, और हारूस। बेशक सनी ने उस भयानक कुबड़ वाले हंचबैक को घूरा जो बस अपने हमेशा वाले बोर एक्सप्रेशन के साथ वहां खड़ा था और दीवार को देख रहा था। उसे पक्का यकीन था कि आज उनमें से कम एक तो मरने वाला है। जैसे उसका घूरना महसूस करते हुए हारूस अचानक मुड़ा और सनी की तरफ देखा, लेकिन इस बार सनी ने नजरें नहीं हटाई। उसने सीधे कुबड़ वाले की पथराई आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक शांत और कैलकुलेटिंग एक्सप्रेशन था। मैं सोच रहा हूं कि उसने इतने सारे लोगों को बिना दिखे कैसे मारा। इतने सारे विक्टिम्स के साथ किसी ने तो इस कसाई को अपना काम करते हुए देखा होगा। उसके पास कौन सी एस्पेक्ट एबिलिटी है? मैं उसका सामना कैसे करूं? हारूस उसे कुछ पलों तक घूरता रहा, फिर उसने अपना सिर टेढ़ा किया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ हंसा। एक सेकंड बाद वो मुड़ गया और फिर से दीवार को देखने लगा, जैसे उसकी सारी दिलचस्पी खत्म हो गई हो। इस बीच टेसाई हॉल के बीच में चला गया और एफी को नीचे फेंक दिया, जिससे उसे फर्श पर घुटने टेकने पड़े। फिर उसने नेफिस को एक डार्क लुक दिया और थ्रोन की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर बाकी लेफ्टिनेंट्स के साथ शामिल हो गया। 200 के करीब स्लम वाले थ्रोन रूम के एक छोर पर खड़े थे। उनके चेहरे गंभीर और डार्क आशंका से भरे थे। चेंजिंग स्टार की सीधे सेवा करने वालों को छोड़कर उनमें से ज्यादातर गंदे चिथड़ों में थे और बहुत कम लोगों ने ढंग का आर्मर पहना था। कुछ निहत्थे थे, कुछ के पास बेल्ट पर मेमोरीज या काम चलाओ हथियार लटके थे, और कुछ के पास स्पायर मैसेंजर के पंजों से बनी तलवारें भी थी। उनके सामने थ्रोन की तरफ पीठ किए हुए कैसल के लोग खड़े थे। उनमें से कई ऐसे लग रहे थे जैसे वे यहां नहीं रहना चाहते, लेकिन बाकियों की आंखों में हिकारत और गुस्सा था। वे ज्यादातर होस्ट के मेंबर्स थे, जो 200 से ज्यादा थे। उनमें से हर एक मजबूत मेमोरी आर्मर पहने हुए था और एन्चांटेड हथियार लिए हुए था। वे ताकतवर थे, खाते पीते घरों के लग रहे थे और लड़ाई में अनुभवी थे। खासकर हंटर्स अपनी कम संख्या के बावजूद एक खतरनाक प्रेजेंस रखते थे। वे नेफिस को गहरी नफरत से देख रहे थे। इसी हॉल में अपने एक साथी को उसके हाथों मरते हुए देखने की याद अभी भी उनके दिमाग में ताजा थी। चेंजिंग स्टार दोनों ग्रुप्स के बीच खाली जगह में एफी के बगल में खड़ी थी और ससेद थ्रोन को देख रही थी। उसका आइवरी चेहरा ठंडा और बेपरवाह था और उसके सिल्वर बाल खिड़कियों से आ रही सूरज की किरणों में चमक रहे थे। उसकी शांत ग्रे आंखों की गहराइयों में रोशनी की चिंगारियां नाच रही थी। वो आज कैसल की पुरानी दीवारों के बीच उफन रहे इमोशंस के डार्क तूफान का केंद्र थी। अगर इससे उसे परेशानी हो रही थी तो उसने दिखाया नहीं, और फिर आखिरकार खुद ब्राइट लॉर्ड सामने आया। सनी को उसे देखने से पहले ही पता चल गया कि गनलक ग्रेट हॉल में एंटर कर चुका है। उसे ये उसके आसपास के लोगों में आए अचानक बदलाव से पता चला। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य दबाव की लहर भीड़ से टकराई हो, जिससे वे करहाने और झुकने पर मजबूर हो गए, लगभग जमीन पर गिरते हुए। उनके पैर कांपने लगे, चेहरे पीले पड़ गए और उनकी स्किन पर पसीने की बूंदें आ गई।
साथ ही आंखों में डर और पैनिक। इस खौफनाक तमाशे के पीछे का मास्टरमाइंड आखिरकार आ गया था। चैप्टर 292 दी गोल्डन डीमन। गनलक बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा सनी ने उसे पिछली बार देखा था। किसी भयानक नर्क से पैदा हुए एक सुनहरे राक्षस, गोल्डन डीमन की तरह। ब्राइट लॉर्ड लंबा था और उसके कंधे चौड़े और ताकतवर थे। उसका शरीर एक अजीब आर्मर में ढका हुआ था जो पिघले हुए सोने से बना लग रहा था। वो ठोस भी था और लिक्विड भी, जो उसके मजबूत मसल्स के ऊपर बह रहा था और उसे सिर से पैर तक ढके हुए था। यहां तक कि गनलक की आंखें भी नहीं दिख रही थी। जहां उसका चेहरा होना चाहिए था वहां पॉलिश किए हुए सोने की एक चिकनी और खाली सतह के अलावा कुछ नहीं था। ब्राइट कैसल का ग्रेट हॉल उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा था और वहां जमा हुए सारे लोग भी। जैसे ही सनी ने उस सुनहरे मांस को देखा, उसने उस भारी ऑरा को महसूस किया जो ब्राइट लॉर्ड से निकल रहा था। ये जानते हुए भी कि क्या होने वाला है, वो थोड़ा कांपने और अपने होंठ काटने से खुद को नहीं रोक पाया। गोल्डन आर्मर का माइंड असॉल्ट सहना सचमुच बहुत मुश्किल था। पपेटियर श्राउड की प्रोटेक्शन के बावजूद उसे लग रहा था कि वो उस पर दबाव डाल रहा है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गहराई में एक आदिम जानवरों वाला डर उसके दिल को खरोंच रहा था। लेकिन ये डर उसका नहीं था, ये नकली था। एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ सनी ने उस डर का गला घोंटा और उसे गायब कर दिया। एल्कोव के अंधेरे से एक सुनहरे साए की तरह निकलकर गनलक ने अपने नीचे लोगों की भीड़ पर एक नजर डाली और थ्रोन पर बैठ गया। उसका पोज रिलैक्स्ड और कैजुअल था, जैसे वो यहां किसी मामूली बात को सुलझाने आया हो, न कि किसी की किस्मत का फैसला करने, शायद सैकड़ों लोगों की किस्मत। हालांकि उसके इस बेपरवाह एटीट्यूड के बावजूद ग्रेट हॉल में जमा हर कोई थोड़ा डगमगाया। उसकी प्रेजेंस की अविश्वसनीय ताकत से जमीन की तरफ दबाया गया। ब्राइट लॉर्ड कुछ पलों के लिए रुका और फिर बोला, उसकी सांप जैसी आवाज में मजाक भरा था, आह, क्या नजारा है। मेरे सारे कीमती वॉचमैन यहां जमा है, इंसाफ को जीतते हुए देखने की इच्छा में एकजुट। ये डेडिकेशन, कानून के लिए ये जोश, ओह, ये तो मेरे खून को तारीफ से खौला देता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये अद्भुत है? वो हंसा और अपना सिर थोड़ा मोड़ा, सीधे नेफिस को देखते हुए। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। उसके शरीर में एक बहुत हल्की सी कंपन दौड़ गई। सनी को हालांकि ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे के मार्बल पत्थर गनलक की नजरों के भयानक दबाव से चटकने वाले हैं। फिर भी उसने उस भारी तनाव को दिखाए बिना उसे सहा। ब्राइट लॉर्ड रुका और फिर अपने शब्दों को दोहराया। उसकी आवाज में किसी डार्क इमोशन की झलक थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अद्भुत है, इमॉर्टल फ्लेम क्लैन की चेंजिंग स्टार? नेफिस ने अपने दांत भींचे, गोल्डन आर्मर के मानसिक हमले के नीचे स्थिर रहने के लिए संघर्ष करते हुए। जब उसने आखिरकार जवाब दिया तो उसकी आवाज दबी हुई लग रही थी। बेशक। गनलक थोड़ी देर चुप रहा, हालांकि उसका चेहरा सुनहरे मांस के पीछे छिपा था। सनी को लगा कि वह मुस्कुरा रहा है। आखिरकार वो बोला, कितना अच्छा है। वैसे मुझे लगा था कि तुम असहमत होगी। मुझे मेरे सबसे वफादार साथियों ने बताया है कि तुम एक असहमत होने वाली इंसान हो। मुझे लगता है कि आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके साथ उसने अपने लेफ्टिनेंट्स की तरफ देखा, जिससे वे पीले पड़ गए और कांपने लगे। सनी भी कांप गया। उन शब्दों में छिपा मैसेज साफ था। गनलक नेफिस को बता रहा था कि उसे शुरू से पता था कि उसके लोगों की सबसे ऊंची रैंक में उसका एक जासूस है और उसे परवाह नहीं थी। शायद चुपचाप ऐसा होने दिया। लानत है, उसे कितना पता था। आखिरकार ब्राइट लॉर्ड ने एफी को देखा। कुछ सेकंड के तनावपूर्ण सन्नाटे के बाद वो उससे थोड़ी उदासी के साथ बोला, हम फिर मिल रहे हैं। एफी, कितनी शर्म की बात है कि हम इन दुखद हालातों में मिल रहे हैं।
अगर तुमने मेरी बात मानी होती और होस्ट को ज्वाइन कर लिया होता तो शायद तुम इतना नीचे नहीं गिरती। कितना अफसोस है। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी। लेकिन अफसोस, मासूम इंसानों का कत्ल करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे माफ किया जा सके। खुद को देखो, एक नोबल हंटर की जगह तुम एक जंगली जानवर बन गई हो। लेकिन यही होता है जब लोग मेरी कृपा, ग्रेस को मना कर देते हैं। वे नाइटमेयर क्रिएचर से बेहतर नहीं रह जाते। उसके गंभीर शब्द ग्रेट हॉल के सन्नाटे में गूंज उठे, जिससे लोगों ने अपनी नजरें नीची कर ली। एफी काम्पी उसके पूरे ध्यान के दबाव से दबी हुई, लेकिन फिर वो मुस्कुराई और जवाब दिया। उसकी भारी आवाज रिलैक्स्ड और बेपरवाह लग रही थी। उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, भाड़ में जा, फक ऑफ। गनलग हंसा और अपने हाथ एक लाचार इशारे में उठाए। मेरी बात साबित हो गई। तुम सब देख सकते हो कि ये नीच कातिल कितनी बेशर्म है। उसकी करप्ट, सड़ी हुई आत्मा में पछतावे की एक बूंद भी नहीं बची है। इसीलिए भारी मन से मुझे इस होनहार युवा औरत को मौत की सजा देनी पड़ रही है। उसे अपने जुर्मों का जवाब देना होगा और उसे जिंदा छोड़ना तुम सबको, मेरी प्रजा को, खतरे में डालना होगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। भीड़ से आवाजों का शोर उठने लगा। स्लम वाला हो या कैसल का रहने वाला, हर कोई उसके आखिरी शब्दों से प्रभावित था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कमीने? उस कातिल को मार डालो। एफी, हम यहां हैं। उसे सजा दो। लेडी नेफिस, आप उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकती। उसे मार डालो। उन सबको मार डालो। उबलते हुए जज्बातों के इस विस्फोट से बेअसर, नेफिस ने एफी के कंधे पर हाथ रखा और ब्राइट लॉर्ड को एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ देखा। सीधे सुनहरे मांस को घूरते हुए उसने माथे पर शिकन डाली और कहा, उसकी आवाज साफ और तेज थी, मैं ऑब्जेक्शन करती हूं, आई ऑब्जेक्ट। आवाजों का तूफान अचानक शांत हो गया। हर कोई उसकी तरफ मुड़ा। उनकी आंखों में 2 तरह की उम्मीदें थी। एक उम्मीद से भरी थी, दूसरी शातिर खुशी से भरी। गनलग ने अपना सिर टेढ़ा किया। ऑब्जेक्शन? तुम्हारा क्या मतलब है? उसका जुर्म बिना किसी शक के साबित हो चुका है। तुम नतीजे को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकती। वो एक पल के लिए रुका और फिर अचानक आगे झुका। उसकी कपटी आवाज एक लहर की तरह ग्रेट हॉल पर छा गई। खैर, सिवाय इसके, अगर। चेंजिंग स्टार ने उसे डार्क रिजॉल्व, संकल्प के साथ देखा और अपनी ठुड्डी जिद्दी तरीके से नीचे की। फिर वो बोली, मैं चुनौती का अधिकार, राइट ऑफ चैलेंज, मांगती हूं। चैप्टर 293, चैलेंज एक्सेप्टेड। प्राचीन कैसल के ग्रेट हॉल में एक गूंजता हुआ सन्नाटा छा गया। किस्मत वाले शब्द बोले जा चुके थे और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, चाहे अच्छा हो या बुरा। गनलग ने अपना सिर टेढ़ा किया और कुछ पलों तक चुप रहा। फिर उसकी हंसी की आवाज भीड़ के ऊपर गूंज उठी। चुनौती का अधिकार? ओह, वो पुरानी चीज। लगता है तुम्हें उस परंपरा से बहुत लगाव है। मेरी छत के नीचे आए हुए तुम्हें 1 साल भी नहीं हुआ और मुझे तुम्हारे मुंह से ये शब्द 2 बार सुनने का सौभाग्य मिला। गुस्ताख लड़की। वो कुछ पलों के लिए रुका और फिर आगे झुका। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई, डार्क इशारों से भरी हुई। सच कहूं तो मैं तुम्हारी गुस्ताखी से बहुत थक गया हूं, चेंजिंग स्टार। इससे पहले कि नेफिस जवाब दे पाती, ब्राइट लॉर्ड अचानक अपने थ्रोन से उठा और शुद्ध सोने से बनी एक मूर्ति की तरह भीड़ के ऊपर छा गया। फिर उसने इत्मीनान से एक कदम आगे बढ़ाया और चबूतरे की सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ उसकी सांप जैसी आवाज गूंजती रही और गहरी होती गई, जब तक कि वो एक शैतानी, गुस्सैल गुर्राहट में नहीं बदल गई। तुम्हारे छोटे खेल पहले मजेदार थे, लेकिन जितना ज्यादा मैंने हीरो बनने की तुम्हारी भद्दी कोशिशों को देखा, मुझे उतनी ही घिन आने लगी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम कितनी नादान, खुदगर्ज
और बेवकूफ निकली। इससे मुझे उल्टी आने लगी। इसने मुझे वो चीजें करने का मन किया जो मैंने खुद से वादा किया था कि मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मुझे इमॉर्टल फ्लेम की बेटी से बेहतर की उम्मीद थी। मुझे इतनी बुरी तरह निराश करने के लिए। उसकी गुर्राहट ग्रेट हॉल में गूंजी और फिर अचानक गायब हो गई। एक पल बाद गनलग ने अचानक अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसा। ओह, लेकिन फिर मुझे समझ आया मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। तुमने मुझे कितनी खूबसूरती से बेवकूफ बनाया। बहुत बढ़िया चेंजिंग स्टार, प्लीज मेरी तारीफ कबूल करो। असली तुमको देखने के बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने में कितना मजा आया। उसने सीढ़ियां छोड़ी और थ्रोन रूम के मार्बल फ्लोर पर कदम रखा। कैसल के निवासियों की भीड़ उसके सामने से हट गई। लोग गोल्डन आर्मर के भारी औरे से जितना हो सके दूर जाने की जल्दी में थे। ब्राइट लॉर्ड ने आह भरी। कितनी शर्म की बात है कि ये सब अब रुकना होगा। देखो, वैसे तो मैं तुम्हारी कोशिश की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन आखिर में तुम बस एक और बेवकूफी निकली। उसने एफी की तरफ देखा और पूछा। उसकी आवाज मजाक से भरी थी। एक चुनौती? मुझे नहीं लगता कि ऐसी मांग करना तुम्हारी जगह है। आखिर तुम वो नहीं हो जिस पर जुर्म का इल्जाम है। अगर किसी को चुनौती का अधिकार मांगना है तो वो खुद एफी होनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता? नेफिस ने दांत भींचे, मानसिक दबाव के हमले के नीचे स्थिर रहने के लिए संघर्ष करते हुए। ब्राइट लॉर्ड के चेहरे के पॉलिश किए हुए आईने से नजरें हटाने से इनकार करते हुए वो बोली, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारे एक मिनियन ने कहा था। मैं अपने लोगों के कामों के लिए जिम्मेदार हूं। कोई भी जुर्म जो वे करते हैं वो मेरा जुर्म है। गनलग उसे देखता रहा। उसका एक्सप्रेशन छिपा हुआ था। नेफ का पीला चेहरा उसके मास्क में रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो उसे बेरहम ग्रे आंखों से वापस घूर रहा था। थोड़ी देर बाद वो बोला, सही लॉजिक है, तो फिर तुम किसे चुनौती देने वाली हो? वो कुछ पलों के लिए हिचकिचाई, फिर दृढ़ता से बोली, जिसने भी दोषी होने का फैसला सुनाया है। ब्राइट लॉर्ड हंसा। ओ, लेकिन उसी लॉजिक से। वो तो मैं हूंगा। वो डार्क तरीके से मुस्कुराई और उसे घूरा। उसकी आंखों में सफेद लपटें नाच रही थी। तो तुम ही हो जिसे मैं चुनौती देती हूं। उसके शब्द ग्रेट हॉल में गूंज उठे, जिससे वहां जमा हुए सैकड़ों लोग सन्न रह गए। तो यही है वो पल। सनी ने हैरान लोगों की भीड़ को देखा और मानसिक रूप से उन्हें दो ग्रुप्स में बांट दिया। वे जो खतरा बनने वाले थे और वे जो नहीं थे। नेफिस और गनलग के बीच की लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी हो, डार्क सिटी में रहने वाले इंसानों का छोटा सा एनक्लेव पूरी तरह से अराजकता, केओस में गिरने वाला था। अगर चेंजिंग स्टार मारी गई तो उसके फॉलोवर्स उसे शहीद बना देंगे और पागल हो जाएंगे। होस्ट भी उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देगा। अगर ब्राइट लॉर्ड गिर गया, गनलग चाहे कितना भी बड़ा कमीना क्यों न हो, वो गोंद भी था जिसने इस पूरी जगह को जोड़ रखा था। एक टायरेंट के बिना जो किसी तरह का आर्डर बनाए रखे, चाहे वो कितना ही भयानक क्यों न हो, चीजें बहुत जल्दी बहुत बुरी हो जाएंगी। फिर नाइटमेयर क्रिएचर्स को इंसानों को मिटाने से कौन रोकेगा? खैर, खून तो बहेगा ही, लेकिन वो अब इन मामलों के बारे में चिंता करना छोड़ चुका था। आने वाली तबाही में सनी के लक्ष्य बहुत सरल थे। जिंदा रहना, नेफिस की रक्षा करना, ये पक्का करना कि वो डार्क सिटी की नई टायरेंट बने, ताकि वो कुछ लकी सर्वाइवर्स के लिए रियलिटी में वापस जाने का रास्ता बना सके। अगर वो यहीं और अभी नहीं मरती है, बेशक। ग्रेट हॉल में छाए सन्नाटे में ब्राइट लॉर्ड हंसा और अपना सिर टेढ़ा किया, अपने सुनहरे मास्क के पीछे से चेंजिंग स्टार को घूरते हुए। फिर वो बोला, कितनी गुस्सा थी। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें मुझे चुनौती देने की हिम्मत कहां से मिली। बहुत से लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है, तुम्हें पता है। मेरा एक छोटा सा शौक है, दरअसल उनकी खोपड़ियां इकट्ठी करना। सोच रहा हूं तुम्हारा सुंदर सिर मेरे कलेक्शन में बहुत अच्छा लगेगा। अचानक
उसने हाथ उठाया और अपने माथे की तरफ इशारा किया। मुझे मत बताना, मुझे मत बताना कि ये सब उस छोटे से खिलौने की वजह से है जो तुमने फर्स्ट लॉर्ड की लाश से लिया था। ओह नहीं, ये तो भयानक होगा। तुमने सच में नहीं सोचा था कि एक ताकतवर मेमोरी मुझे हराने के लिए काफी होगी? नेफिस थोड़ी देर रुकी, गनलक को घूरते हुए। फिर वो एक समान आवाज में बोली, मेरे नंगे हाथी तुम जैसे कीड़े को हराने के लिए काफी होंगे। मेमोरी तो बस इसे जल्दी करने के लिए है। गनलग उसे एक पल के लिए देखता रहा और फिर हंसा। बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। क्या स्पिरिट है। मुझे तुम्हें तोड़ने में सचमुच मजा आएगा, चेंजिंग स्टार। जब ये सब हो जाएगा। उसने अपने कंधे उचकाए और कहा। उसकी आवाज ने हॉल में जमा सैकड़ों लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर दी। ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। चैप्टर 294, क्लैशिंग स्टील। ब्राइट कैसल का ग्रेट हॉल शांत और स्थिर हो गया। हालांकि वो स्थिरता सुकून भरी नहीं थी, बल्कि उस शिकारी की तरह थी जो जमीन से सटा हुआ हो, अपने शिकार को फाड़ने के लिए एक हिंसक छलांग लगाने को तैयार। स्लीपर्स दीवारों से चिपक गए, चेंजिंग स्टार और ब्राइट लॉर्ड को उनकी लड़ाई के लिए जगह देते हुए। एफी को 2 गार्ड्स हॉल के बीच से खींच कर ले गए और अब उन 2 फाइटर्स के बीच खालीपन के अलावा कुछ नहीं था। हॉल के एक तरफ से 5 लेफ्टिनेंट्स जेम्मा, टेसाई, किडो, सैशान और हारुस अपने मास्टर को कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस के साथ देख रहे थे। दूसरी तरफ काई, कैस्टर और आउटर सेटलमेंट की हंटिंग पार्टीज के लीडर्स भी वही कर रहे थे। कैसी भी वहां थी। उसका हाथ क्वाइट डांसर की मूठ पर था। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक गंभीर, उदास भाव था। सनी ने उस अंधी लड़की को देखा और फिर थ्रोन रूम के बीच में मुड़ा। वहां 2 लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। एक लंबा आदमी था जो एक अजीब सुनहरे खोल कैरपेस में ढका था, जो उसके ताकतवर शरीर के हिसाब से बना था। दूसरी एक युवा औरत थी जो सफेद मेटल से बने एक एलिगेंट प्लेट आर्मर में थी। उनमें एक सूक्ष्म समानता थी। दोनों से ही पावर और कॉन्फिडेंस का एक चौंकाने वाला, सम्मोहक एहसास निकल रहा था जो बहुत कम लोगों में होता है। दोनों ही भयानक और जानलेवा थे। दोनों अपनी तरह के लोगों में सबसे ऊपर, एपेक्स थे। हालांकि समानता यही खत्म हो गई। ये अच्छा नहीं लग रहा, सनी ने सोचा, दोनों फाइटर्स को आंकते हुए। वो किसी भी और से बेहतर जानता था कि नेफिस क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी उसे गनलक का सामना करते देख उसके चेहरे पर गहरी शिकन आ गई। ब्राइट लॉर्ड उससे बहुत लंबा था और शायद चेंजिंग स्टार से 2 गुना भारी था। वो ज्यादा मजबूत था। उसकी पहुंच, रीच लंबी थी और लोगों को काटने का अनुभव कहीं ज्यादा था। ये तो उसके उस लानत सुनहरे आर्मर को गिने बिना था। डॉन शार्ड के चमत्कारी ऑगमेंटेशन के साथ भी नेफ की सिल्वर तलवार मुश्किल से एक असेंडेड हथियार के लेवल की मानी जा सकती थी। वो अभी भी गनलक के अजीब इको से एक पूरा रैंक नीचे थी। उस आर्मर को तोड़ने की कोशिश करना एक मामूली स्टील की तलवार से कैरापे सेंचुरियन के खोल को तोड़ने जितना मुश्किल होने वाला था। बेहद मुश्किल, अगर नामुमकिन नहीं तो। और एक स्कैवेंजर के खोल के विपरीत सुनहरे इको में कोई कमजोर जगह नहीं दिख रही थी। उसी पल चेंजिंग स्टार के सामने हवा में रोशनी की चिंगारियां दिखाई दी। सिल्वर लॉन्ग स्वॉर्ड उसके हाथ में आ गई और उसने उसे जमीन की तरफ पॉइंट किया। अभी के लिए वो कमीना कौन सा हथियार इस्तेमाल करेगा, ये बहुत कुछ तय करेगा। सनी को यकीन था कि गनलक के पास ताकतवर मेमोरी हथियारों का जखीरा है, लेकिन वे असल में कितने ताकतवर थे? उसने ब्राइट लॉर्ड की तरफ देखा, ये उम्मीद करते हुए कि उसके हाथों के चारों तरफ भी वैसी ही चिंगारियां होंगी। हालांकि वहां कुछ नहीं था। इसकी जगह लिक्विड गोल्ड आगे बढ़ा और एक भारी बैटल एक्स का आकार ले लिया,
जिसे गनलग ने पकड़ा और इत्मीनान से अपने कंधे पर रख लिया। उसके मांस के पॉलिश किए हुए आईने ने नेफ के चेहरे पर आई हल्की शिकन को रिफ्लेक्ट किया। लानत है, ब्राइट लॉर्ड जो हथियार इस्तेमाल करने वाला था वह भी उसके इको का हिस्सा था, और इस तरह एक ट्रांसेंडेड हथियार की क्वालिटी रखता था। वो स्टारलाइट लीजन आर्मर को बिना ज्यादा कोशिश के काट देगा। ये तो मेरी कल्पना से भी बदतर है। जैसे ही सनी ने अपने दांत भींचे, गनलग ने अपनी सांप जैसी कपटी आवाज में कहा, कोई आखिरी शब्द, चेंजिंग स्टार? नेफिस ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और थोड़ी देर चुप रही। उसका हेलमेट रोशनी के धागों से बन गया, उसके चेहरे को पूरी तरह से छिपाते हुए। वाइजर की दरार से सिर्फ शांत ग्रे आंखें दिखाई दे रही थी। आखिरकार उसने सिर्फ एक शब्द के साथ जवाब दिया। उसकी हमेशा की तरह समान आवाज भयानक हिकारत से भरी थी, गद्दार, ट्रेटर। भीड़ में फुसफुसाहट की एक लहर दौड़ गई। लोग अंदाजा लगा रहे थे कि उसका मतलब क्या है, लेकिन सनी को शक था कि वो अकेला है जो जानता है। नेव गनलग पर अपने साथी इंसानों को धोखा देने या अनगिनत युवाओं की मौत का कारण बनने का आरोप नहीं लगा रही थी। वो उस पर अवेकंड की सच्ची ड्यूटी को धोखा देने और अंत तक लड़ने के बजाय नाइटमेयर स्पेल के सामने घुटने टेकने का आरोप लगा रही थी। उसके दिमाग में यह कहीं ज्यादा बड़ा जुर्म था, शायद एकमात्र जुर्म। ब्राइट लॉर्ड हंसा। यह बहुत बुरा है, मैंने वो पहले सुना है। और फिर एक सेकंड का भी हिस्सा बर्बाद किए बिना वो अचानक एक भयानक बिजली की तेजी से हमले में आगे बढ़ा। शांति और हिंसा के बीच का बदलाव इतना तुरंत और तेज था कि ग्रेट हॉल में जमा ज्यादातर लोगों को कुछ पलों बाद तक समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। गनलग के हर कदम के साथ थ्रोन रूम का फर्श थोड़ा हिल गया। वो नेफिस पर सोने से बने एक गुस्सैल जाइंट की तरह झपटा, अपने बैटल एक्स को अविश्वसनीय फुर्ती और भयानक ताकत दोनों के साथ घुमाते हुए। उसने मुश्किल से समय पर रिएक्ट किया, अपने शरीर को शिफ्ट किया और जानलेवा वार को साइड में डिफ्लेक्ट करने के लिए तलवार उठाई। हालांकि फिर कुछ अनपेक्षित हुआ। बैटल एक्स का डंडा, शाफ्ट, अचानक लंबा हो गया। उसे बनाने वाला लिक्विड गोल्ड एक नया आकार लेने के लिए आगे बढ़ निकला। नतीजतन उसका डिफ्लेक्शन लगभग बेकार हो गया। एक अजीब लड़खड़ाहट के साथ चेंजिंग स्टार पीछे हटी। बैटल एक्स के ब्लेड का बिल्कुल किनारा स्टारलाइट लीजन आर्मर के हेलमेट में गड़ गया और उसे आसानी से काट दिया, उसके गाल पर एक हल्का कट छोड़ते हुए। अगले ही पल गनलग का पैर उसकी पसलियों से टकराया, जिससे वो युवा औरत हवा में उड़ गई। नेफिस ने एक रोल में लैंड किया और मार्बल फ्लोर पर फिसलने से खुद को रोकने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसके हेलमेट के नीचे से खून की बूंदें गिरी, उसकी आंखों में बेरहम सफेद लपटें जल उठीं। एक पल बाद वो आगे कूदी और ब्राइट लॉर्ड के हमले का सामना उतनी ही नफरत के साथ किया। टकराते हुए स्टील का जानलेवा गाना प्राचीन हॉल में गूंज उठा, आने वाले बहुत बड़े खून खराबे के वादे की तरह। चैप्टर 295, बर्निंग ब्राइट। नेव के आर्मर का ब्रेस्टप्लेट गनलग के वार की ताकत से चटक गया और उसके हेलमेट के नीचे से खून बह रहा था, लेकिन इसने चेंजिंग स्टार को जरा भी धीमा नहीं किया। ब्राइट लॉर्ड के हमले का सामना करने के लिए आगे कूदते हुए उसने बैटल एक्स के ब्लेड को चकमा दिया, मुड़ी और अपना खुद का एक वार करने की कोशिश की। धातु की एक भयानक खनखनाहट ग्रेट हॉल के सन्नाटे में फट पड़ी। दोनों फाइटर्स अविश्वसनीय स्पीड, सटीकता और कौशल के साथ आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही सेकंड के अंतराल में उन्होंने कई वारों का आदान प्रदान किया, लेकिन हर एक को या तो डिफ्लेक्ट किया गया, चकमा दिया गया या ब्लॉक कर दिया गया। यह भयानक भिड़ंत बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी सनी ने कल्पना की थी। इसमें कुछ भी एलिगेंट, ग्रेसफुल या ऊंचा नहीं था, बस बर्बर हिंसा और क्रूरता थी। हर फाइटर अपने विरोधी को तोड़ने, अपाहिज करने और मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था।
उनकी आवाजें जंगली जानवरों की तरह लग रही थी। आंशिक रूप से द्वंद्व युद्ध, ड्यूअल के अविश्वसनीय तनाव से, लेकिन उस घुटन भरे ब्लड लस्ट और जानलेवा इरादे को बाहर निकालने के लिए भी, जो उनके दिमाग को डुबो रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनमें से किसी ने भी अपने विचारों और कार्यों पर से कंट्रोल खो दिया था। दोनों ठंडे खून वाले कातिल थे और जानते थे कि सबसे भयानक गुस्से के बीच भी शांत कैसे रहना है। कुछ सेकंड बाद गनलग और नेफिस अलग हो गए और एक दूसरे से दूर लड़खड़ाए, दर्शकों को कांपती हुई सांसें लेने का मौका देते हुए। ब्राइट लॉर्ड का गोल्डन आर्मर बेदाग और बिना किसी खरोंच के था। नेफिस के शरीर पर, हालांकि कई खूनी कट थे, उसे ढकने वाला काला मटीरियल फट गया था। उसके एक पॉल्ड्रॉन पर एक और दरार दिखाई दी। उसने उसे संक्षेप में देखा और फिर बेपरवाही से अपने दुश्मन को देखने के लिए वापस मुड़ गई। थ्रोन रूम में हर कोई किसी न किसी तरह एक ही बात सोच रहा था। एक ठंडी और बीमार करने वाली भावना धीरे धीरे उनके सीने में फैल रही थी। वे खुद ऐसी लड़ाई में कैसा प्रदर्शन करते? जवाब सरल था, वे बहुत पहले मर चुके होते। इन अद्भुत फाइटर्स में से किसी एक द्वारा कुछ ही सेकंड में चीर दिए जाते। हर किसी ने मौत को अपनी गर्दन पर सांस लेते हुए महसूस किया। उनकी लड़ाई देखने वाले सभी लोगों के बीच, हालांकि दो ऐसे थे जो चेंजिंग स्टार की हर चाल को एक खास तरह के ध्यान से देख रहे थे। वे सनी और कैस्टर थे। नेफिस कैसे लड़ती है, ये स्टडी करने के उनके कारण पूरी तरह से अलग थे, लेकिन लगभग एक जैसे भी। बस एक सेकंड का आराम और दोनों फाइटर्स एक बार फिर एक दूसरे पर झपटे। इस बार, हालांकि, उनका व्यवहार अलग था। पहली भिड़ंत सिर्फ ये आंकने के लिए एक टेस्ट थी कि दुश्मन क्या कर सकता है। अब वे कुछ भी रोक नहीं रहे थे, दुश्मन पर अपना सब कुछ फेंक रहे थे। कम से कम ऐसा ही लग रहा था। चेंजिंग स्टार की तलवार अचानक शानदार चमक के साथ कौंध गई। हिल्ट से एक हाथ हटाकर उसने चमकते हुए ब्लेड को अपने आर्मर्ड गॉन्टलेट से बीच में पकड़ लिया ताकि उसकी नोक को बेहतर कंट्रोल कर सके और उसे कंधे के लेवल तक उठाया। गनलग की अपने हथियार की लंबाई को अपनी मर्जी से बदलने की एबिलिटी और लगभग अभेद्य आर्मर के साथ ये ग्रिप ज्यादा फायदेमंद थी। ब्राइट लॉर्ड ने बैटल एक्स को वापस अपने आर्मर में सोख लिया। फिर दो सीधे ब्लेड उसके पोरों, फोरआर्म्स से बाहर निकले, ऐसे हथियार बनाते हुए जो लंबे, भारी पंचिंग डैगर्स जैसे लग रहे थे। वे एक बार फिर भिड़ गए, इस बार और भी ज्यादा गुस्से के साथ। थ्रोन रूम की दीवारों से चिपके लोग कांप उठे। नेफिस अपने डिफेंस का बहुत कुछ छोड़ती हुई लग रही थी, दुश्मन को मिटाने के लिए बहुत बड़े जोखिम उठाने को तैयार। उसकी तलवार की पहुंच अब बहुत छोटी थी, लेकिन सिल्वर ब्लेड भी बहुत ज्यादा फुर्तीला और अनप्रेडिक्टेबल हो गया था। गनलग के डैगर्स का सामना करना एक असली मुसीबत थी। हालांकि वे हर तरफ से उस पर आ रहे थे, या तो एक साथ या एक रुके हुए रिदम में, जिससे उस युवा औरत के लिए हर वार का अनुमान लगाना और उसे डिफ्लेक्ट करना मुश्किल हो गया था। लेकिन वो कोशिश नहीं कर रही थी। चेंजिंग स्टार अपने विरोधी पर एक वार करने का मौका पाने के लिए कई उथले, शैलो घाव लेने को तैयार लग रही थी। उसके शरीर पर और खूनी चीरे दिखाई दिए। स्टारलाइट लीजन आर्मर मुश्किल से एक साथ टिका हुआ था, लेकिन अंत में उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। गनलग के एक डैगर को अपनी तलवार के ब्लेड और अपने शरीर के बीच फंसाते हुए उसने तलवार को जबरदस्ती साइड में मोड़ा और उसे अपना टोर्सो घुमाने पर मजबूर कर दिया। फिर नेफिस साइड में हटी और अचानक ब्राइट लॉर्ड के पीछे आ गई, एक सेकंड के अंश के साथ, इससे पहले कि वो घूम सके और अपना बचाव कर सके। उसकी चमकती हुई तलवार ने उसके सिर के ऊपर अपना आर्क पूरा किया और स्टैंडर्ड ग्रिप में वापस बदलते हुए उसने इसे अपनी पूरी ताकत के साथ गनलग के कंधे पर दे मारा। चमकदार सफेद ब्लेड हवा में कौंधा
और सुनहरे आर्मर में गड़ गया, और फिर ये उसकी चमकदार सतह से बेकार होकर फिसल गया, उस पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ी। लानत है इस सब पर। अगले ही पल गनलग ने एक हाथ से तलवार को साइड में फेंक दिया और दूसरे से एक भयानक वार किया। उसका डैगर नेव के चेहरे की तरफ था। वो आखिरी पल में अपना सिर मोड़ने में कामयाब रही, तुरंत मौत से बचते हुए, लेकिन दुश्मन की मुट्ठी उसे फिर भी लगी। प्रभाव इतना जबरदस्त था कि चेंजिंग स्टार कई मीटर पीछे जा गिरी। हेलमेट पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। एक पीला, खून से लथपथ चेहरा बाहर आ गया, जिसमें धातु के टुकड़े स्किन में चुभे हुए थे। वो कई बार लुढ़की और रुकी, फिर थोड़ी कोशिश के साथ अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सफेद लपटें थोड़ी मध्यम पड़ गई और उसकी आंखों में एक डार्क, दिशाहीन, डिसोरिएंटेड भाव था। डॉन शार्ड का रत्न उनके ठीक ऊपर धीरे से चमक रहा था, नेव के घायल चेहरे को रोशन करते हुए। एक पल बाद उसने हेलमेट का जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा था उसे हटा दिया और गनलग को नफरत से घूरा। उसके गालों पर कट से खून बह रहा था। ब्राइट लॉर्ड हंसा और चेंजिंग स्टार की तरफ एक कदम बढ़ाया। उसकी आवाज ग्रेट हॉल की छत के नीचे मौत की सजा की तरह गूंज रही थी। क्या बस इतना ही था? नेफिस ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने दोनों हाथ अपनी तलवार के ब्लेड पर रख दिए, इसे इसकी हिल्ट और क्रॉसगार्ड ऊपर करके पकड़े हुए, एक काम चलाओ गदा मेक की तरह। सिल्वर तलवार की चमक पूरी तलवार को घेरने के लिए फैल गई, लेकिन ये वही नहीं रुकी। सनी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या? भयानक सफेद लपटे तलवार से चेंजिंग स्टार के हाथों, उसकी बाहों तक फैली और फिर उसके पूरे शरीर को निगल गई। लेकिन वे स्टारलाइट लीजन आर्मर के सफेद, चटके हुए मेटल में नहीं जल रही थी। इसके बजाय वो शानदार चमक उसकी स्किन से निकल रही थी। चैप्टर 296, द रेडियंस। सनी अपने सामने खड़ी उस चमकती हुई फिगर को घूरता रहा। अपनी स्किन से निकलती हुई उस अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी के साथ नेफिस बहुत खूबसूरत और पवित्र लग रही थी, जैसे कि दुनिया की कमियों ने उसे कभी छुआ ही न हो। रोशनी में लिपटी हुई वो किसी एंजेल की तरह लग रही थी जो नश्वर दुनिया में उतर आया हो। ये नजारा लुभावना भी था और डरावना भी, खासकर नेव के माथे पर जलते हुए डॉन शार्ड के रत्न के साथ, जो किसी तीसरी आंख जैसा लग रहा था। सनी को तुरंत समझ आ गया। उसने अपने शरीर को रोशनी में लपेट लिया था, ठीक वैसे ही जैसे सनी ने अनगिनत बार अपने शरीर को परछाई में लपेटा था। इस एनहांसमेंट के साथ उसकी शारीरिक ताकत कई गुना बढ़ गई होगी। जैसा सनी को शक था, रोशनी में लिपटे शरीर के साथ नेफिस अचानक बहुत ज्यादा मजबूत और तेज हो गई। अगर पहले वो गनलॉक से साफ तौर पर कमजोर और धीमी थी, तो अब पासा पलट गया था। वो दुश्मन की तरफ झपटी, एक डैगर को दूर धकेला और पॉलिश किए हुए मिरर मास्क पर एक जबरदस्त वार किया। इस बार उसकी तलवार से गोल्डन आर्मर की सतह पर एक हल्का निशान पड़ गया। मेटल की खनखनाहट और तेज हो गई, लगभग बहरा कर देने वाले शोर में बदल गई। चेंजिंग स्टार बिना किसी परवाह के लड़ रही थी। उसके चमकदार शरीर पर और भी घाव जमा होते जा रहे थे, लेकिन वो भी कई और वार करने में कामयाब रही। धीरे धीरे ब्राइट लॉर्ड के चेहरे के सुनहरे आईने पर दरार का एक संकेत दिखाई देने लगा। सनी ने नोटिस किया कि उसके घाव भर नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नेफिस एक ही समय में केवल 2 इफेक्ट्स को सपोर्ट करने में सक्षम थी, एक उसकी तलवार को ऑगमेंट करना और दूसरा उसके शरीर को। हीलिंग पावर को बुलाने के लिए उसे एक या दूसरे को छोड़ना पड़ता, लेकिन वो ऐसा करने को तैयार नहीं थी। जब लड़ाई का रुख नेफिस के पक्ष में होने लगा, तो गनलॉग अचानक हंसा और नेफिस की परछाई को अपने मिरर मास्क में कैद करने के लिए अपना चेहरा घुमाया। एक सेकंड बाद मानसिक दबाव अचानक कई गुना बढ़ गया। सनी ने देखा कि लोगों की नाक, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेंजिंग स्टार, जो इस हमले के केंद्र में थी,
दर्द से कराह उठी और लड़खड़ा गई। यही वो पल था जब गनलॉग ने आगे बढ़कर अपने एक डैगर से उसके सीने में वार किया। जैसे ही लंबा ब्लेड उस युवा औरत के शरीर को चीरता हुआ उसकी पीठ से बाहर निकला, उसने शांत आवाज में कहा, बस बस, काफी हो गया, अब मर जाओ, बेवकूफ लड़की। फिर उसने डैगर को घुमा दिया। नेफिस ने उसे घूरा, उसके मुंह से खून बह रहा था। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और उसकी मूठ से उसके चेहरे पर वार किया, बार बार, जब तक कि मिरर मास्क की सतह पर आखिरकार एक छोटी सी दरार नहीं आ गई। लेकिन मानसिक दबाव की लहर दूर नहीं हुई। गनलॉग हंसा, क्या तुम कर चुकी? नहीं, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उसका दूसरा डैगर हवा में कौंधा, नेफिस की कलाई को काटते हुए। नसों के कटने से सिल्वर तलवार उसके हाथ से गिर गई। नेफिस लड़खड़ाते हुए दूर हटी और आखिरकार अपने घुटनों पर गिर गई। उसके शरीर से निकलने वाली सफेद रोशनी और तेज हो गई और उसके शरीर का घाव भरने लगा। गनलॉ हंसते हुए उसके पास पहुंचा। क्या तुम्हें लगा कि मुझे तुम्हारी उस छोटी सी चाल के बारे में पता नहीं चलेगा? चलो हील करो, देखते हैं इससे क्या होता है। इसके साथ उसने उसे गर्दन से पकड़ा और उसे फिर से चाकू मारा। ये कैसा है? चलो इसे फिर से ठीक करो। एक खूंखार गुर्राहट के साथ वो उसे बार बार चाकू मारता रहा। उसका हाथ जल्दी ही खून से लाल हो गया। ओह, ये सचमुच मजेदार है, लेकिन थोड़ा थका देने वाला है। क्यों न मैं अभी तुम्हारा सुंदर सिर काट दूं और इसे खत्म कर दूं? नेफिस ने थोड़ा खून थूका और अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सनी ने पहले ही अंदाजा लगाया था कि मेंटल असॉल्ट का स्रोत आर्मर खुद नहीं था, बल्कि उसके चेहरे का सुनहरा आईना था, या सही होने के लिए उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखना। अपनी आंखें बंद किए हुए चेंजिंग स्टार ने अपने हाथ उठाए और ब्राइट लॉर्ड को कंधों से पकड़ लिया। फिर उसने अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल उसके चेहरे पर एक विनाशकारी वार करने के लिए किया। क्राउन ऑफ डॉन का रत्न गनलॉक को ठीक वही लगा जहां उसकी नाक होनी चाहिए थी। आखिरकार सुनहरे आईने की सतह चटक गई। छोटी सी दरार के माध्यम से जानलेवा खुशी से भरी एक नीली आंख दिखाई दी। हैरान होकर गनलॉक लड़खड़ाते हुए दूर हटा। कमीनी औरत। डैगर्स तुरंत गायब हो गए। उनकी जगह फिर से भारी बैटल एक्स ने ले ली, लेकिन उसे इसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। अपनी आंखें बंद किए हुए नेफिस तेजी से उसकी आवाज की दिशा में मुड़ी। फिर उसने अपना हाथ उठाया, अपनी मुट्ठी खोली और उस पर फूंक मारी। अगले ही पल उसकी हथेली से लाल रेत का एक बादल निकला और गनलॉक को घेर लिया। सनी ने उसे सदमे में घूरा। वो उस बादल को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो रेत नहीं थी, वो ब्लड फ्लावर का पराग था। चैप्टर 297, दी फॉल ऑफ दी टायरेंट। लाल बादल ने गनलक को घेर लिया, उसके हेलमेट की दरार से अंदर रिसते हुए। रिएक्ट करने में 1 सेकंड की देरी हो गई। ब्राइट लॉर्ड लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, लेकिन उस बुरे सपने जैसे फूल के पराग को सांस में लेने से पहले नहीं। सनी को नहीं पता था कि नेफिस को वो कब और कैसे मिला, लेकिन वो जानता था कि वो गलत नहीं है। ये ब्लड फ्लावर का पराग था, वो खौफनाक परजीवी फूल जिसे उसने खुद एक बार बहुत पहले गलती से सांस में ले लिया था। अपने फेफड़ों में उगने वाले खून के प्यासे लाल फूलों की याद ने सनी के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। उस समय वो उस कपटी नाइटमेयर क्रिएचर का होस्ट नहीं बना था। इसका एकमात्र कारण ब्लड वीव था। इसके बिना वो कुछ ही मिनटों में अंदर से खा लिया गया होता। और अब ब्राइट लॉर्ड का भी वही हश्र होने वाला था। उसने सच में कर दिखाया। ग्रेट हॉल में जमा बाकी स्लीपर्स को, हालांकि ये नहीं पता था कि गनलक पहले ही मर चुका है, जिसमें वो टायरेंट खुद भी शामिल था। जोरदार खांसी के दौरे में झुकते हुए वो गुर्राया, क्या तुमने मेरे साथ क्या किया है, कुतिया?
नेफिस अभी भी वही थी जहां उसने उसे गिराया था, फर्श पर घुटने टेके हुए। उसका आर्मर चकनाचूर और फटा हुआ था। टूटे हुए सफेद मेटल से खून की नदियां बह रही थी। उसकी स्किन की शानदार चमक बुझ गई थी, लेकिन उसके नीचे तेज लपटें जल रही थी। उसके सीने के भयानक घाव धीरे धीरे भर रहे थे और उसके चेहरे के कट पहले ही गायब हो चुके थे, जिससे वो पहले की तरह ही बेदाग हो गया था। वो चेहरा, हालांकि खून से लथपथ और पीला था और भयानक दर्द के भाव में मुड़ा हुआ था। उसकी आंखों में, हालांकि, डार्क नफरत थी। जब उन्होंने भयानक घावों को खुद भरते देखा तो भीड़ में फुसफुसाहट की एक लहर दौड़ गई। चाहे वो होस्ट के मेंबर्स हो या स्लम के लोग, उन सभी के होठों पर दो शब्द थे, इमोर्टल फ्लेम, इमोर्टल फ्लेम। और फिर कोई चिल्लाया, उसकी आवाज में दंग रह जाने वाला विस्मय था। ये आग का आशीर्वाद है। इस सब से बेखबर चेंजिंग स्टार की तरह उठी और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। फिर उसने ब्राइट लॉर्ड को देखने के लिए संघर्ष किया और कहा, उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी, मैंने तुम्हें मार दिया। सुनहरे मांस की दरार से सनी ने गनलक की नीली आग को पहले सिकुड़ते हुए और फिर अचानक चौड़ी होते हुए देखा। अगले ही पल ब्राइट लॉर्ड फिर से खांसने लगा। इस बार उसके होठों से एक दबी हुई चीख निकल गई। ये शुरू होने वाला है। सनी थोड़ा खिसका, चुपके से खुद को कैस्टर के करीब ले आया। गनलग इस बीच लड़खड़ाया और करा उठा। उसके टूटे हुए मांस के नीचे से खून टपक रहा था। फिर प्राचीन कैसल के थ्रोन रूम में एक कांपती हुई हंसी गूंज उठी। आह! क्या सच में? क्या सरप्राइज है। उसने अपना बैटल एग्स गिरा दिया, जो फिर लिक्विड गोल्ड के एक पोखरे में बदल गया और अजीब आर्मर के साथ मिल गया। उसने नेफिस की तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन फिर डगमगाया और एक घुटने पर गिर गया। कुछ पलों के लिए ब्राइट लॉर्ड स्थिर रहा। फिर उसका शरीर ऐंठ गया और उसके सुनहरे हेलमेट के वाइजर की दरारों से और खून बह निकला। एक दबी हुई चीख एक बार फिर सुनी जा सकती थी, जो यातनापूर्ण दर्द से भरी थी। सैकड़ों लोग उसे देख रहे थे, सन्न रह गए। उनकी आंखें अविश्वास, गुस्से और आतंक से भरी थी। ब्राइट लॉर्ड ने अपना सिर उठाया और नेफिस को देखा, फिर फुफकारा, क्या मजाक है? मैं ऐसे नहीं मर सकता। चेंजिंग स्टार ने उसे नीचे देखा। उसका चेहरा ठंडा और स्थिर था। उसकी आंखों में कोई जीत या खुशी नहीं थी, लेकिन कोई दया भी नहीं थी। मुड़ते हुए वो एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर कहा, उसकी आवाज अजीब तरह से कोमल थी, अब आराम करो, तुम्हारा बुरा सपना खत्म हो गया है। गनलग ने उसे अविश्वास से देखा और फिर अचानक हंस पड़ा। उसके गले में कहीं गहराई से एक परेशान करने वाली गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कि वो खून में डूब रहा हो। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। तुम्हारा तो अभी शुरू हो रहा है। हालांकि इसके साथ वो धीरे धीरे उठा और फिर मुड़ गया। लड़खड़ाते हुए ब्राइट लॉर्ड ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। भीड़ चुपचाप देखती रही जब वो मुश्किल से उन सीढ़ियों तक पहुंचा जो सफेद मार्बल के थ्रोन तक जाती थी, और उन पर चढ़ने लगा। उसके हेलमेट की दरारों से खून बह रहा था। उसका गोल्डन आर्मर पैनिक जैसी हालत में उसके शरीर के चारों ओर बह रहा था और घूम रहा था। आखिरकार गनलग चबूतरे पर पहुंचा और अपने थ्रोन पर गिर गया, प्राचीन कैसल के ग्रेट हॉल को एक अजीब उदास भाव से देखते हुए। फिर उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय एक हिंसक खांसी के दौरे में फंस गया। अंत में उसने बस कुछ लगभग न सुनाई देने वाले शब्द फुसफुसाए और थ्रोन की पीठ पर झुक गया। उसका शरीर ढीला पड़ गया। सनी शायद अकेला था जिसने उसे सुना था, क्योंकि उसकी परछाई शुरू से ही एल्कोव के अंधेरे में छिपी हुई थी। मैंने कोशिश की थी। शुरुआत में मैंने सच में कोशिश की थी।
यही गनलग ने फुसफुसाया था। और फिर वो शांत हो गया। डार्क सिटी का ब्राइट लॉर्ड मर चुका था। सनी को यह तुरंत पता चल गया, क्योंकि जो भयानक मानसिक आभा मंडल उसे जमीन पर दबा रहा था वो अचानक गायब हो गया, जिससे उसके आसपास के सभी लोग हिलडुल सके और खुलकर सांस ले सके। ये जानते हुए कि क्या होने वाला है, उसने आखिरी बार ग्रेट हॉल के दूर के छोर पर नजर डाली। गोल्डन आर्मर में एक लाश थ्रोन पर बैठी थी। उसके पॉलिश किए हुए मास्क की दरार से एक खूबसूरत लाल फूल निकल रहा था। कुछ पलों बाद आर्मर अचानक सफेद रोशनी से चमक उठा और फिर अनगिनत चिंगारियों में बिखर गया, उस आदमी को उजागर करते हुए जिसने कई सालों तक इस शापित जगह पर लोहे की मुट्ठी से राज किया था। गनलग आश्चर्यजनक रूप से हैंडसम था, भले ही उसका चेहरा खून से सना हुआ था। यह बताना आसान था। उसकी छोटी दाढ़ी और लंबे सुनहरे बाल थे। उसकी एक आंख जा चुकी थी, जिसे ब्लड फ्लावर ने खा लिया था, और दूसरी तेजी से पथरा रही थी। सनी को सबसे ज्यादा जिस बात ने हैरान किया वो ये थी कि वो कितना जवान दिख रहा था। ब्राइट लॉर्ड को शक्तिशाली और उम्रहीन के अलावा कुछ और मानना मुश्किल था, लेकिन वास्तव में वो 27 साल से ज्यादा का नहीं था। किसी तरह सनी ये बात भूल गया था। बच्चे, हम सब यहां बस खोए हुए बच्चे हैं। उसने इस बारे में सोचने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। हालांकि क्योंकि अगले कुछ पलों में टेसाई, जो अपने मरे हुए लॉर्ड को अपने हमेशा वाले उदास एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था, मुड़ा और स्लम के लोगों की भीड़ को देखा, फिर होस्ट के मेंबर्स को। वो जाइंट एक सेकंड के लिए रुका और फिर कहा, उसकी गहरी डार्क आवाज प्राचीन हॉल में गूंज उठी। किसका इंतजार कर रहे हो? उन सबको मार डालो। और फिर सब कुछ पागलपन में बदल गया। चैप्टर 298 इनटू द शैडोज। टेसाई के आदेश का पालन करने वाला पहला गार्ड आगे झपटा, अपना हथियार बुलाते हुए, और जमीन पर गिर गया। उसकी आंख में अचानक एक भारी कुनाई आ लगा। चूंकि सभी का ध्यान थ्रोन पर पड़ी खून से लथपथ फिगर की ओर खिंचा हुआ था, किसी ने ध्यान नहीं दिया जब सनी ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया, प्राउलिंग थॉर्न को उड़ने दिया। जब ब्राइट लॉर्ड मरा तो चेंजिंग स्टार के साथ कुछ अजीब हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, फोकस खो दिया और वो एक घुटने पर गिर गई। उसका शरीर सोल एसेंस की भारी मात्रा को अब्सॉर्ब करने के बाद खुद को पुनर्व्यवस्थित करने में व्यस्त था, जिससे नेफिस कुछ पलों के लिए कमजोर हो गई थी। तभी टेसाई ने अपना आदेश दिया था और तभी सनी ने अपना कुनाई फेंका। कोई चिल्लाया और अगले ही पल कैसल का ग्रेट हॉल केओस में डूब गया। किसी की नजर में आए बिना कैस्टर अचानक एक धुंधली आकृति में बदल गया। इतनी जल्दी नहीं। सनी अपने पैरों से उखड़ गया और अजीब तरह से गिरा। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। हालांकि गिरते हुए भी उसने उस घमंडी लेगेसी को मार्बल के फर्श पर लुढ़कते हुए देखा, जिसे प्राउलिंग थॉर्न के अदृश्य धागे ने गिरा दिया था। एक सेकंड बाद सैकड़ों स्लीपर्स एक दूसरे से भिड़ गए। उनका दबा हुआ गुस्सा और जानलेवा नफरत आखिरकार हिंसा के तूफान में फट पड़ी। सफेद मार्बल तुरंत खून से लाल हो गया। गार्ड्स ने अंधाधुंध कत्लेआम किया। उनके शक्तिशाली मेमोरी हथियार और ट्रेनिंग उन्हें स्लम के लोगों की भीड़ पर एक बड़ा फायदा दे रहे थे, लेकिन वे सिर्फ उन्हें नहीं मार रहे थे जो आउटर सेटलमेंट से आए थे। थ्रोन रूम की तबाही में दोस्त और दुश्मन में फर्क करना आसान नहीं था। सनी ने कई आर्टिसन सहायकों को उनकी तलवारों का शिकार होते देखा। गनलॉक के जाने के बाद सुरक्षा भी अब जा चुकी थी। उनके चेहरे खूंखार भावों से मुड़े हुए थे और उनकी आंखें गुस्से, नफरत और अंधेरी खुशी से जल रही थी। ये शायद सबसे परेशान करने वाली और डरावनी चीज थी जो सनी ने कभी देखी थी। इंसान दूसरे इंसानों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो सवाल बेकार था। इंसान सबसे एडेप्टेबल जीव थे। जब उन्हें जरूरत होती थी तो वे आसानी से अपने पीड़ितों से इंसान होने का दर्जा छीन लेते थे।
अपने पैरों पर कूदते हुए सनी ने मिडनाइट शार्ड को बुलाया और नेफिस की तरफ दौड़ा। लेडी नेफिस की रक्षा करो, कमीनों को मार डालो। जजमेंट, आतंक और दर्द की चीखें ग्रेट हॉल में गूंज उठीं। फर्श खून से फिसलन भरा हो गया। सनी ने निशान चेहरे वाले हंटर को एक युवा गार्ड के वार के नीचे गोता लगाते और अपनी तलवार की नोक दुश्मन के गले में उतारते हुए देखा। उसने होस्ट के कई हंटर्स को एफी पर झपटते हुए देखा, जिसने आसानी से रस्सियों को तोड़ दिया और एक खूंखार मुस्कान के साथ उनसे मिली। उसने टेसाई को एक भारी गदा के साथ एक रैंडम स्लीपर की खोपड़ी को कुचलते हुए देखा। समस्या ये थी कि उसे कैस्टर नहीं दिखाई दिया। नेफिस के पास पहुंचकर सनी ने किसी की तलवार को दूर धकेला और फिर अपने विरोधी के चेहरे पर मुक्का मारा। उसने चारों ओर देखा, उस घमंडी लेगेसी को नोटिस करने की कोशिश की, और वहां उसने उसे देखा। कैस्टर के पास भले ही चेंजिंग स्टार को मारने का प्लान रहा हो, लेकिन सनी के हस्तक्षेप की बदौलत उसने वो मौका गवा दिया था। अब लेगेसी के पास बड़ी समस्याएं थी। वो किसी और से नहीं बल्कि जेम्मा से लड़ रहा था, जो हंटर्स का लीडर था। खैर, वो समस्या तो सुलझ गई लगती है, लेकिन अब एक और समस्या थी, बहुत बड़ी वाली। सफेद थ्रोन की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर हारुस नीचे हो रहे कत्लेआम की ओर पीठ करके खड़ा था। सनी उसका चेहरा देख सकता था, क्योंकि उसकी परछाई ने एल्कोव के अंधेरे को कभी नहीं छोड़ा था। हारुस गनलॉक की लाश को घूर रहा था। उसकी आंखें कंफ्यूज थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उनमें एक डार्क और जानलेवा इमोशन का संकेत दिखाई दिया। मुड़ते हुए उसने ग्रेट हॉल का अध्ययन किया और फिर उसकी नजर नेफिस पर पड़ी। बकवास। उस पल काई और कैसी दोनों सनी के पास दिखाई दिए। उनकी तरफ मुड़ते हुए उसने चेंजिंग स्टार की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, उसकी रक्षा करो। चबूतरे पर हारुस ने अपना सिर टेढ़ा किया, चेंजिंग स्टार को एक जानलेवा नजरों से छेदते हुए। धीरे धीरे उसका चेहरा बिगड़ गया, जानवरों जैसा और डरावना हो गया। शुद्ध नफरत और पागलपन उसकी आंखों में जल उठा। एक धीमी गुर्राहट के साथ कुबड़ वाले ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ फैलाया, एक हथियार बुलाने के लिए तैयार। लेकिन अगले ही पल कोई पूरी रफ्तार से उससे टकराया। भले ही हारुस ने आखिरी पल में उड़ते हुए ब्लेड को चकमा दे दिया था, लेकिन प्रभाव की ताकत ऐसी थी कि दोनों आदमी पीछे की ओर उड़ गए, थ्रोन के पीछे के अंधेरे में। वहां छिपे एक लकड़ी के हैच को तोड़ते हुए सनी और हारुस पत्थर की सीढ़ियों की एक लंबी उड़ान से नीचे लुढ़के और ग्रेट हॉल की तबाही को पीछे छोड़ दिया। कुछ पलों बाद वे एक चौड़े कॉरिडोर के फर्श पर गिरे और एक दूसरे से दूर फेंक दिए गए। सनी ने अपना संतुलन वापस पाने के लिए अपने शरीर को मोड़ा और खुद को फिसलने से रोकने के लिए मिडनाइट शार्ड का इस्तेमाल किया। फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और डार्क नजरों से हारुस को देखा, जो उसी तरह बस खड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई, बिल्कुल जैसा सनी ने उम्मीद की थी। आज उनमें से एक मरने वाला था। चैप्टर 299, ब्लाइंडेड बाय डार्कनेस। प्राचीन कैसल के ग्रेट हॉल के बाहर हवा चीखों और स्टील की खनखनाहट से भरी हुई थी। सफेद मार्बल के फर्श पर खून की नदियां बह रही थी। लेकिन जिस चौड़े कॉरिडोर में सनी और हारुस गिरे थे, वहां ऊपर चल रही तबाही दबी हुई और दूर लग रही थी। यहां बस वे दोनों थे। ठंडे पत्थरों से मिडनाइट शार्ड उठाते हुए सनी ने अपने कंधे उचकाए और कुबड़ वाले को देखा। उसकी आंखों की गहराई में एक डार्क, बर्फीली आग जल रही थी। कितना अद्भुत है, हम आखिरकार अकेले हैं। कुबड़ वाले ने अपना सिर टेढ़ा किया और अपनी पथराई आंखों से उसे घूरा। कुछ नहीं बोला। सनी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। क्या कोई रिएक्शन नहीं? खैर, ठीक है, तो मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम सनी है और मैं तुम्हें मारने के लिए बहुत बहुत लंबे समय से तड़प रहा हूं।
हारुस स्थिर रहा, उसे उसी बेपरवाह बोर एक्सप्रेशन के साथ देखता रहा। सनी के चेहरे पर गुस्से का संकेत दिखाई दिया। एक सूक्ष्म कदम साइड में लेते हुए और अपने धड़ को थोड़ा घुमाते हुए उसने कैजुअल टोन में कहा, सच कहूं तो हारुस, मैंने कई मॉन्स्टर्स को मारा है। उनमें से कुछ नाइटमेयर क्रिएचर्स थे और कुछ इंसान थे। मैंने एक दो लोगों को भी मारा है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नफरत की वजह से नहीं किया। मैंने कभी इसका मजा नहीं लिया। बहुत ज्यादा। वो रुका और फिर थूका। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन मुझे तुम्हें मारने में मजा आएगा। सनी ने दोनों हाथों से मिडनाइट शार्ड की मूठ पकड़ी और एक कदम आगे बढ़ाया, कुबड़ वाले को एक गुस्सैल नजर से छेदते हुए। तुम उस सब का प्रतीक हो जिससे मैं नफरत करता हूं। तुम्हारे वजूद का तथ्य ही मुझे अपमानित करता है। मुझे तुमसे घिन आती है और सिर्फ इसी कारण से मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूं। तुम जीने के लायक नहीं हो। हारुस ने पलकें झपकाई और उसे घूरता रहा, स्थिर। सनी कुछ मीटर दूर रुक गया और गुर्राया, कोई जवाब न मिलने से निराश होकर। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मुझे क्या करना पड़ा? मैंने क्या बलिदान दिया? खुद को किसी का गुलाम बनने से बचाने के लिए मुझे कितनी चीजें छोड़नी पड़ी? और यहां तुम हो, अपनी मर्जी से एक गुलाम की तरह जी रहे हो। कमीने, तुम्हें इसका हक किसने दिया? तुम्हें यह विचार किसने दिया कि तुम उसी हवा में सांस ले सकते हो जिसमें मैं लेता हूं? कुबड़ वाले ने आखिरकार संकेत दिया कि उसने सनी को सुना है। थोड़े चिढ़े हुए एक्सप्रेशन के साथ उसने अपना सिर हिलाया और कहा, बातें, बातें, बातें। तुम बहुत बातें करते हो, छोटे कीड़े। सनी हंसा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चिंगारी दिखाई दी। हां, तो तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? हारुस भी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ठंडी, अप्राकृतिक और डरावनी थी। तुम्हें तोड़ दूंगा, टुकड़ों में। तुम्हें मरना ही होगा, वैसे भी। तुम सबको। सनी ने अपनी भौहें उठाई। ओह, सच में? ऐसा क्यों है? कुबड़ वाले ने कंधे उचकाए और अपना हाथ फैलाया। रोशनी की चिंगारियों से बनी एक भारी जंजीर हवा से प्रकट हुई, उसकी कलाई से कोहनी तक लिपटी हुई। फिर उसने अपना चेहरा बिगाड़ा और अपनी पीठ को उतना सीधा किया जितना उसकी विकृति ने उसे अनुमति दी। पहले वो सनी की ऊंचाई का लग रहा था, लेकिन अब हारुस उसके ऊपर लगभग उतना ही ऊंचा हो गया था जितना टेसाई था। उसकी मुड़ी हुई आकृति से शातिर जानवरों जैसी ताकत का एहसास निकल रहा था। जैसे ही उसकी पीली आंखों में दो खतरनाक रोशनियां जली, वो गुर्राया, क्योंकि यही लॉर्ड की मर्जी है। सनी हंसा। लॉर्ड? ब्राइट लॉर्ड? मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, बेवकूफ, लेकिन तुम्हारा लॉर्ड मर चुका है। हारुस ने उसे सच्ची उलझन के साथ देखा। फिर उसके होठों का एक कोना ऊपर मुड़ गया, कुछ ऐसा जो लगभग दया जैसा लग रहा था। उसके साथ उसने कहा, बेचारे कीड़े, तुम ये भी नहीं समझते कि वफादारी का क्या मतलब है ना? जिंदा या मुर्दा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सनी गुर्राया, तुम सही हो, मैं नहीं समझता। आखिरकार उसने अपनी तलवार उठाई और हमला करने के लिए तैयार हो गया। तुम्हें पता है, मैंने ये जानने में इतना समय बिताया कि तुम्हारी एस्पेक्ट एबिलिटी और फ्लॉ क्या है, लेकिन अब मुझे खुशी है कि मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें किसी चाल का इस्तेमाल करके नहीं मारना चाहता, मैं बस तुम्हें मिटा देना चाहता हूं। हारुस ने उसे सुना। उसके होठों पर एक मजाक उड़ाती हुई मुस्कान आ गई। और फिर सनी अचानक अंधा हो गया। एक पल पहले सनी उस भयानक कुबड़ वाले की नफरत भरी आकृति को देख रहा था। फिर अचानक उसकी नजर चली गई, जिसकी जगह असीम अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। क्या? लगभग तुरंत ही एक राक्षसी वार ने उसे पीछे उड़ा दिया। सनी कॉरिडोर की दीवार से टकराया और फिर फर्श पर गिर गया, ठंडे पत्थरों पर खून का निशान छोड़ते हुए। उसकी हड्डियों ने कराह भरी, लेकिन साथ टिकी रही, बस मुश्किल से।
हारुस, जिसने अपनी मुट्ठी से उसके सीने पर वार किया था, जिसके पोरों पर भारी जंजीर लिपटी हुई थी, भयानक गति के साथ आगे झपटा, दुश्मन की खोपड़ी को अपने बूट के नीचे कुचलने का लक्ष्य रखते हुए। उसकी हरकतें तेज और पूरी तरह से खामोश थी। उसकी हैरानी के लिए, हालांकि वो छोटा कीड़ा किसी तरह लुढ़क कर दूर हटने और पीछे कूदने में कामयाब रहा, मौत से बाल बाल बचते हुए। सनी पीछे की ओर फिसला और अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मिडनाइट शार्ड को अपने सामने एक चौड़े आर्क में बिना देखे घुमाते हुए। ताची का ब्लेड उस जानलेवा कुबड़ वाले को पूरी तरह से मिस कर गया, लेकिन उसने उसे खुद को संभालने के लिए एक सेकंड खरीद लिया। ऐसा नहीं था कि इससे कोई मदद मिलने वाली थी। वो अभी भी अंधा था। बेशक, अब सब कुछ समझ में आता है। सनी ने आखिरकार हारुस के रहस्य को सुलझा लिया। वो समझ गया कि क्यों इतने सारे स्लीपर्स, चाहे वे कितने भी कुशल हों और उनकी एस्पेक्ट एबिलिटीज कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, किसी तरह शक्तिहीन हो गए और गनलक के जल्लाद द्वारा आसानी से मारे गए। वो ये भी समझ गया कि हारुस द्वारा की गई अनगिनत हत्याओं का कोई गवाह क्यों नहीं था। किसी ने उसे कभी अपने पीड़ितों को मारते हुए नहीं देखा था। उनके शव हमेशा कत्लेआम खत्म होने के बाद ही पाए जाते थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो भयानक कुबड़ वाला एक भूत की तरह चल सकता था, या उसके पास इतनी बड़ी शक्ति थी कि कोई भी उसका विरोध करने की कोशिश नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी एस्पेक्ट एबिलिटी सचमुच लोगों को उसे देखने में असमर्थ बना सकती थी, या उस मामले में कुछ भी देखने में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके विरोधी कितने कुशल या शक्तिशाली थे। एक बार जब वे अंधे हो जाते तो उनकी सारी तकनीक और एबिलिटीज बेकार हो जाती। एक अंधे व्यक्ति को मारना एक आसान काम था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हारुस को मारते हुए देखने के लिए कोई वहां था या नहीं। जब तक वो चाहता, वो तब तक अनदेखा रहता जब तक वो चाहता। इस तरह उस खौफनाक कसाई की लेजेंड का जन्म हुआ था। आखिरकार लोग हमेशा उन चीजों से ज्यादा डरते थे जिन्हें वे देख नहीं सकते थे। सनी ने मुंह भर खून थूका और अपना चेहरा बिगाड़ा। एक और राज खोलना अच्छा था। सवाल यह था कि क्या वो सच जानकर जिंदा बच पाएगा? चैप्टर 300, शैडो सेंस। किस्मत के एक मोड़ से आज हारुस शायद उस सबसे बुरे विरोधी का सामना कर रहा था जिसका वो फॉगोटेन शोर पर सामना कर सकता था, कम से कम स्लीपर्स के बीच। सनी हैरान नहीं था। उसे हमेशा से लगता था कि उसकी और उस जानलेवा कुबड़ वाले की किस्मत में एक दूसरे से अंत तक लड़ना लिखा है। पहले उसने सोचा था कि यह सिर्फ इंट्यूशन है, लेकिन अब वो जानता था कि उसके कभी कभार होने वाले पूर्वाभास रैंडम नहीं थे। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि वे दोनों किस्मत के एक धागे से जुड़े हुए हैं। तो क्या यह इतना आश्चर्यजनक था कि उसका एस्पेक्ट हारुस के एस्पेक्ट का काफी हद तक मुकाबला करता था? अगर सनी की जगह कोई और होता तो वे अब तक मर चुके होते। अपनी नजर छिन जाने के बाद बहुत कम लोग उस भयानक रूप से मजबूत कुबड़ वाले के उग्र हमले का विरोध कर सकते थे, लेकिन सनी कोई भी नहीं था। अंधा होने पर भी उसके पास शैडो सेंस था। हालांकि यह हारुस को देख पाने जैसा नहीं था, लेकिन उसकी परछाई की हरकतों को महसूस करके सनी उसके हमलों की भविष्यवाणी करने में सक्षम था। जब तक उसकी परछाई उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, इसने उसे ताकत, गति और सहन शक्ति में एक अविश्वसनीय बूस्ट दिया। हालांकि ये उसे आंखों की दूसरी जोड़ी प्रदान करने में सक्षम नहीं थी। जानलेवा कसाई की झुकी हुई परछाई को आगे झपटते हुए महसूस करते हुए सनी ने बाई ओर चकमा दिया। एक सेकंड का अंश और उसकी खोपड़ी उसके दुश्मन की मुट्ठी के चारों ओर लिपटी लोहे की जंजीर से कुचल दी गई होती। वो कुबड़ वाले के दूसरे हाथ से चूक गया। हालांकि उसकी कलाई अचानक एक लोहे की पकड़ में आ गई और मुड़ गई, जिससे सनी चीख पड़ा और मिडनाइट शार्ड को छोड़ दिया। एक और सेकंड और उसकी हड्डियां चकनाचूर होने वाली थी। मोड़ की दिशा का पालन करते हुए
सनी ने अपनी बाह बचाने के लिए हवा में एक कलाबाजी की और अनिच्छा से परछाई को अपने शरीर से फिसलने का आदेश दिया। जैसे ही वो पत्थरों पर उतरा, सनी आखिरकार फिर से देखने में सक्षम हो गया। हारुस उसे एक हाथ से कलाई से पकड़े हुए था। उसका दूसरा हाथ एक विनाशकारी वार करने के लिए उठ रहा था। सनी को शक था कि अगर उसने उस वार को लगने दिया तो उसके चेहरे का कुछ भी बचेगा। उसने अभी भी अपने मुक्त हाथ में मिडनाइट शार्ड को पकड़ रखा था। ताची को ऊपर की ओर मोड़ते हुए सनी ने उसे कुबड़ वाले के गले की दिशा में घूम दिया। हारुस ने अपने वार की दिशा बदल दी, इसे एक ब्लॉक में बदल दिया। रेजर जैसा तेज ब्लेड उसके पोर के चारों ओर कसकर लिपटी भारी जंजीर की कड़ियों में गड़ गया और उछल गया। हालांकि इसने सनी को अपनी कलाई छुड़ाने और पीछे कूदने का मौका दे दिया। कुबड़ वाले ने एक मजेदार एक्सप्रेशन के साथ सनी को घूरा। फिसलने वाले कीड़े, तुम वो कैसे कर रहे हो? सनी मुस्कुराया। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? मैं अभी भी अपने एस्पेक्ट की बदौलत तुम्हें देख सकता हूं। हारुस मुस्कुराया। ओ, अच्छा, मुझे बताना तुम्हारी अच्छाई है। इसके साथ उसने अचानक अपना हाथ आगे फेंका। वो क्या कर रहा है? उनके बीच की दूरी मुक्का मारने के लिए बहुत ज्यादा थी। लेकिन अगले ही पल सनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। जंजीर अचानक कुबड़ वाले के हाथ से उड़ गई और तुरंत उनके बीच की दूरी को पाट दिया। इससे पहले कि सनी प्रतिक्रिया कर पाता, वो मिडनाइट शार्ड के ब्लेड के चारों ओर कसकर लिपट गई। फिर हारुस ने इसे जबरदस्त ताकत के साथ पीछे खींचा। सनी या तो फर्श पर गिर सकता था या अपनी तलवार छोड़ सकता था। उसने दूसरा विकल्प चुना। मिडनाइट शार्ड बहुत दूर उड़ गया और एक सुरीली खनखनाहट के साथ मार्बल के फर्श पर गिर गया। लगभग तुरंत ही वो भयानक कुबड़ वाला उस पर झपट रहा था। मर जा, कमीने! सनी गुर्राया और आगे दौड़ा। एक जानलेवा वार को चकमा देते हुए उसने अपना खुद का एक खूंखार वार किया। उसकी मुट्ठी कुबड़ वाले की ठुड्डी से टकराई, जिससे हारुस पीछे लड़खड़ाया। सनी भले ही दुबला-पतला हो, लेकिन वो अब आउटस्कर्ट का कमजोर बच्चा नहीं था। 900 शैडो फ्रैगमेंट्स की शक्ति उसकी नसों में दौड़ रही थी। वो अपने नंगे हाथों से पत्थरों को चकनाचूर करने जितना मजबूत था। कुछ पलों के लिए वे दोनों हिंसक लड़ाई में उलझ गए। हारुस एक अनुभवी कातिल के कौशल के साथ लड़ा, जबकि सनी जंगली चालाकी के साथ लड़ा। उस लड़ाई में कुबड़ वाला बहुत बड़े फायदे में था। उसे जीतने के लिए बस सनी को जमीन पर पटकना था। ये जानते हुए सनी ने पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया था। जल्द ही हारुस के चेहरे पर आधा दर्जन कटों से खून बह रहा था। सनी, हालांकि, बहुत बुरी हालत में था। कुबड़ वाले की मुट्ठियों और जंजीर ने उसके शरीर पर भयानक निशान छोड़े थे। आमतौर पर यह किसी व्यक्ति को अंधा कर देता, लेकिन उसकी दोनों आंखें पहले से ही अंधी थी। वो देखने के लिए अपनी परछाई का इस्तेमाल कर रहा था। फिर भी सनी के गलती करने में बस समय की बात थी, और बहुत जल्द उसने की। हारुस को उसके कंधे पर अपनी हथेली रखने के लिए बस इतना ही चाहिए था। फिर उसने इसे इतनी ताकत से जकड़ लिया कि सनी की हड्डियां कराह उठीं। जैसे ही सनी की आंखें चौड़ी हुई, कुबड़ वाला मुस्कुराया। मरने का समय आ गया, छोटे कीड़े। इसके साथ उसने उसे दीवार पर दे मारा। घायल और दिशाहीन, सनी ने अपनी गर्दन को जकड़ते हुए कुछ ठंडा और अपरिहार्य महसूस किया। अपने शिकार की आंखों में सीधे देखते हुए हारुस ने सनी की गर्दन दबाई और मुस्कुराया। अच्छा, ये अच्छा है कि तुम देख सकते हो। आमतौर पर वे नहीं देख पाते। कितनी दया की बात है। सनी ने अपनी मुट्ठी उठाई और कुबड़ वाले के चेहरे पर मारा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उसका गला घोंटने वाले के चेहरे की त्वचा फट गई, लेकिन हारुस बस मुस्कुराता रहा। अच्छा, अच्छा, ये बहुत अच्छा है। सनी ने कमजोरी से अपना हाथ फिर से उठाया, लेकिन रुका।
उसके फेफड़ों में जो थोड़ी हवा बची थी, उसके साथ वो खरखराया। ए, कमीने, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कैसे बताया था कि मैं तुम्हें मारने के लिए किसी चाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता? हारूस बस मुस्कुराया। खैर, वो एक चाल थी। उसी समय उसने कुबड़ वाले के चेहरे पर फिर से वार किया, ये जानते हुए कि ये मुक्के कुछ भी बदलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। हारूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इस बार आखिरी पल में सनी के हाथ में अचानक एक घोंसली ब्लेड दिखाई दिया। सामान्य मेमोरीज के विपरीत ये शून्य से और लगभग तुरंत बना था। फिर उसने हारूस की कनपटी को छेद दिया और उसके दिमाग में गहरा धंस गया। उसे मौके पर ही मार दिया। कुबड़ वाले के होठों पर मुस्कान जम गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, फिर धीरे धीरे पथरा गई। सनी के गले पर उसकी भयानक पकड़ ढीली हो गई। फिर वो एक टूटे हुए पुतले की तरह जमीन पर गिर गया। सनी अपने घुटनों पर गिर गया और एक भारी सांस ली। मर जा, कमीने, मर जा, मर जा, मर जा। उसके चेहरे पर एक दुष्ट, गुस्सैल मुस्कान आ गई। मर जा और नर्क में अपने लॉर्ड का साथ दे। कांपते हुए उसने खड़े होने के लिए दीवार का सहारा लिया और मरे हुए कसाई को नफरत, जीत और हिकारत के अजीब मिश्रण के साथ देखा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, नहीं चाहता का मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, बेवकूफ। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।